हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एचपी अग्रवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरटीपी में 22 जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें स्पेशल है जो हो सकता है कि अपन ने स्टडी मेट में कवर नहीं किया हो, जो आईसीआई ने एसएम इशू कर रखा है उसमें कवर नहीं हुआ हो सकता है जो बीएसआई स्टूडेंट्स हो तो जो आप लोगों को अलग से बीएसआई बुक दे रखी है उसके अंदर कवर नहीं हुए हो, क्या क्या उसके अंदर अमेंडमेंट्स दे रखे हैं। तो उन सब चीजों को दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं जो आरटीपी में 22 अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन ये जो आरटीपी आप लोगों को दे रखा है इसके अंदर सबसे पहले अपन कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि वो अमेंडमेंट्स अपने को क्या क्या दे रखे हैं। तो शुरुआत जब भी किसी आरटीपी का होता है तो उस आरटीपी के अंदर कुछ हमेशा दोस्तों अमेंडमेंट्स आपको स्टार्ट के अंदर कुछ इंफॉर्मेटिव डिटेल्स आपको एज ए इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ होता है। तो इस आरटीपी के अंदर भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है। तो अपन बात करने जा रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या शेयर कर रखी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, तो उसको जरा अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत के अंदर एक पेज पूरा आईसीआई ने जो आपको प्रोवाइड किया है इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस जो हुए हैं उसके बारे में आपको बता रखा है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इंडीईएस का एप्लीकेशन नहीं है आपके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अपने को क्या अमेंडमेंट्स दे रखे उसके बारे में जरा अपन बात कर लेते हैं। जो आरटीपी में 22 का आपके पास में आया है उसके अंदर आईसीआई ने जो आरटीपी रिलीज किया उसके अंदर सबसे बड़ा जो चेंज है जो कि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके होते हैं क्लासेस के अंदर, अपन उसको कवर कर चुके होते हैं। और वो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि जो पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होता है, क्या बता रहा हूं आपको कि अपन ने कोई बोरोविंग कर रखी है जो लॉन्ग टर्म नेचर का था, जो कौन सा था, लॉन्ग टर्म नेचर का था। तो लॉन्ग टर्म नेचर का अपन ने बोरोविंग कर रखा है। अब उस बोरोविंग का कई बार ऐसा होता है कि उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो रीपेबल विद इन 12 मंथ हो जाता है। क्या मतलब हुआ, देखो समझो बात को, अपन बात करते हैं। ये है लोन टेकन, अपन ने कोई लोन लिया है और ये लोन अपन ने 20 लाख रुपीस का लिया है। 20 लाख रुपीस का अपन ने यहां पर ये लोन लिया, ठीक है। अब ये जो लोन लिया ये रीपेबल आफ्टर 5th ईयर, ये एंड ऑफ 5th ईयर है। यहां पर ये एंड ऑफ 5th ईयर आ चुका, ये 5th ईयर का एंड है। यहां पर आपको इसका वापस से क्या करना है, रीपेमेंट। आपको बताया गया है कि आपने जो लोन लिया है 20 लाख रुपीस का, वो 20 लाख रुपीस का लोन आपको 5th ईयर के एंड में आपको उसको वापस से पे कर देना है। 5th ईयर के एंड में आप उसको पे करोगे, ठीक है। तो जब एंड ऑफ ईयर 1 आ गया, ये एंड ऑफ ईयर 1 है, तो इस लोन का स्टेटस क्या है, इस लोन का स्टेटस है कि अभी भी इसको आपको 4 ईयर के बाद पे करना है, 4th ईयर में आपको पे करना है। यानी कि आज के डेट में इसका स्टेटस हो गया नाउ इट इज रीपेबल आफ्टर 4th ईयर। आपको 4th ईयर में इसको रीपेमेंट करना है। इसका मतलब आप इसको अभी भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग में दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेगा। फिर अपन आगे एंड ऑफ ईयर 2, तो यहां पर इसका स्टेटस है कि ये रीपेमेंट आफ्टर 3rd ईयर। आज की डेट में इसका स्टेटस क्या हो गया, 2 ईयर अपने कंप्लीट हो गए। इसका मतलब 3 ईयर का टाइम अभी बचा हुआ है, यानी कि आपको 3 ईयर में इसको पे करना है। यानी कि अभी भी अपन इसको लॉन्ग टर्म के अंदर दिखाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर यहां पर ये एंड ऑफ ईयर 3 आ गया। यानी आप मुझे बताओ 3 ईयर टोटल मिलाकर कंप्लीट हो गए, 3 ईयर का टाइम फ्रेम पूरा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अभी भी इसको रीपेबल होने में कितने ईयर बचे हुए, 2 ईयर। यानी आज की डेट में इसका स्टेटस क्या है, रीपेबल आफ्टर 2 ईयर। इसका मतलब अभी भी आप इसको कहां दिखाओगे, लॉन्ग टर्म के अंदर। अभी भी आपको इसको लॉन्ग टर्म में दिखाना है। जब आप अपनी शेड्यूल 3rd के पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करोगे तो उस बैलेंस शीट में आपको इसको अभी भी लॉन्ग टर्म के अंदर दिखाना है। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट
यहां पर एंड ऑफ फोर्थ ईयर आ गया, फोर्थ ईयर का एंड आ गया। यहां पर ये चीज सीखनी है, यहां पर अमेंडमेंट आया है कि क्या होगा एंड ऑफ फोर्थ ईयर, इसका स्टेटस क्या है, 4 ईयर कंप्लीट हो चुके। ये देखो यहां से यहां तक अगर अपन काउंट करें तो 4 ईयर का टाइम फ्रेम पूरा हो चुका। इसका मतलब अब जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ रीपेमेंट है जो है वो 1 ईयर है। इसका मतलब आप इसको 1 ईयर के अंदर अंदर रीपे करोगे, तो ऐसे केस में इसका स्टेटस क्या हो गया, रीपेमेंट आफ्टर 1 ईयर। आपको 1 ईयर के बाद अब आपको इसका रीपेमेंट करना है। तो ऐसे केस में अब पहले क्या करते थे और अब क्या करना है, यहां पर अमेंडमेंट है। पहले क्या करते थे और अब आपको क्या करना है, यहां पर दोस्तों एक बड़ा अमेंडमेंट आया और 2021 के अंदर एक अलग से नोटिफिकेशन इशू किया गया और उसी के अंदर इस अमेंडमेंट को अप्लाई किया गया। और अमेंडमेंट क्या था कि आप पहले क्या करते थे, आप पहले इसको बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते थे। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आपको इसको बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में दिखाना है। पहले कहां दिखाते थे आप इसको, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते थे। अब आपको कहां दिखाना है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग में। इवन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आईसीआई ने इस अमेंडमेंट का अपनी आरटीपी में एक क्वेश्चन भी डेवलप करके दे रखा है और हो सकता है कि छोटे क्वेश्चंस में इस तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप भी कर दिया जाए। जब भी कोई अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनकी रेलेवेंसी हमेशा दोस्तों बढ़ जाती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन हाईलाइट करना चाहता हूं जो आईसीआई ने आपको प्रोवाइड किया है, जो इसी अमेंडमेंट के बेस पे दिया हुआ है। ये देखो आईसीआई ने जो 1B क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1B, जो आरटीपी के अंदर आईसीआई ने क्वेश्चन नंबर 1B प्रोवाइड किया है, ये उस अमेंडमेंट का ही प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन डाल के दिया गया। मैंने इसके साथ में आपको मेंशन भी किया है, इट इज प्रैक्टिस ऑफ द अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट की ही प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन आईसीआई ने डेवलप करके दिया है। देखिए इसके अंदर क्या किया है आईसीआई ने, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, करंट मैच्योरिटीज मतलब वो आगे जाकर 12 मंथ के अंदर पे हो जाएगा, ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग आर टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली अंडर द हेड ऑफ अदर करंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। कह रहा है बैलेंस शीट में आपने उसको अदर करंट लायबिलिटी में दिखा दिया, आपको शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताना है। अगर अपन अमेंडमेंट से पहले जाते, यानी ये जो नोटिफिकेशन आया था 24 मार्च 2021 को, ये देखो ये रहा नोटिफिकेशन जो एमसीए ने इनकॉर्पोरेट करवाया था 24 मार्च 21 को, तो उससे पहले तो कह रहा है कि अपन इसको अदर करंट लायबिलिटी में शो करते। Current maturity of long-term borrowing are shown under short-term borrowing and under the other current liabilities। आपको इसको अदर करंट लायबिलिटी में दिखाना था, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद आपने क्या कह दिया कि अब आप इसको अदर करंट लायबिलिटीज की बजाय क्या करोगे, अब आप इसको कहां दिखाओगे, तो आपको इसको अब से शॉर्ट टर्म बोरोविंग में दिखाना है। कहां दिखाना है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग में। कह रहा है आप उसको शॉर्ट टर्म बोरोविंग में डिस्क्लोज करो, नॉट अंडर अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ दैट नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन की वजह से ऐसा हुआ है। इसका मतलब आपको कहां दिखाना पड़ेगा दोस्तों, आपको उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाना पड़ेगा। तो इसी का ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया है और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एक अच्छा अमेंडमेंट था और जो कि एग्जाम के अंदर भी एक छोटे क्वेश्चन के अंदर आई थिंक जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है या कहीं और किसी बड़े क्वेश्चन के पार्ट में ऐड करके इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, छोटा सा अमेंडमेंट है और आपको ध्यान रखना है। दूसरा अमेंडमेंट क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको आप लोग दोस्तों समझे। सेकेंड अमेंडमेंट क्या है, सेकेंड अमेंडमेंट जो अपन ऑलरेडी क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं, क्लासेस में भी ऑलरेडी अपन उसको डिस्कस कर चुके हैं, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो चैप्टर 3 यूनिट 1 है।
जो एप्लीकेशन ऑफ एएस के बारे में बताती है कि अपन बिजनेस को किन किन लेवल्स में डिवाइड करते हैं, उनके डिवीजन के हिसाब से एएस का एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है, तो उसके बारे में एक पूरी डिटेल आपको चैप्टर 3 यूनिट 1 बताता है। तो वहां पर जो बिजनेस के लेवल्स बना रखे थे, क्लासिफिकेशंस कर रखे थे, वहां पर पहले दो क्लासिफिकेशंस होते थे। एक तो होता था नॉन एसएमई और दूसरा होता था एसएमई। एक तो होता था नॉन एसएमई और दूसरा होता था एसएमई। और टोटल मिलाकर उसके अंदर 3 लेवल बने हुए थे। क्या 3 लेवल बने हुए थे? ये 3 लेवल बने हुए थे, 3 लेवल्स, लेवल 1 2 3। लेवल 1 जो था, ये लेवल 1 बना हुआ था नॉन एसएमईज के लिए, और बाकी ये लेवल सेकंड और थर्ड जो बने हुए थे, ये बने हुए थे एसएमईज के लिए। इनको पहले एसएमईज के अंदर डिवाइड किया हुआ था। एंड टोटल लेवल्स आर 3, लेवल 1 2 3। तो 3 लेवल्स बने हुए थे, लेवल 1 2 3। लेवल 1 जो था वो नॉन एसएमईज के लिए था, और बाकी जो लेवल थे वो एसएमईज के लिए थे, जिसमें स्मॉल और मीडियम, यानी 3 बिजनेस हो गए, 3 तरह के बिजनेस हो गए, बिग बिजनेस, मीडियम बिजनेस और स्मॉल बिजनेस। क्या? बिग, मीडियम और स्मॉल। अब उसी चीज को चेंज कर दिया और चेंज करके कहा कि भी जितने भी आपके बिजनेसेज है, उन बिजनेसेज को वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। 4 मेजर कैटेगरीज में आपको डिवाइड करके बताना है, 4 अलग अलग कैटेगरीज में उनका डिवाइडेशन करके बताना है। तो ये 4 कैटेगरीज क्या है? इसमें से लेवल 1 जो है, ये जो लेवल 1 वाला पार्ट है, इसको तो बना दिया नॉन एमएसएमईज। देखो ध्यान दो, पहले अपन बोलते थे केवल क्या? एसएमई, स्मॉल मीडियम। अब कहते हैं एमएसएमई। आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम भी सुना होगा सबने, एमएसएमई। एमएसएमई मतलब क्या हो गया? एमएसएमई का मतलब यहां पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो ये जो लेवल 1 है, ये तो बड़ा बिजनेस होता है। जो एमएसएमई नहीं है, मतलब ना वो माइक्रो है, ना स्मॉल है, ना वो मीडियम बिजनेस है, तो उसको तो अपन ने लेवल 1 में डिवाइड कर दिया। और बाकी जितने भी लेवल्स थे, क्या लेवल, ये लेवल बना दिए क्या? लेवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन सभी लेवल्स को अपन ने क्या किया? ये तीनों लेवल बनाकर बन गए एमएसएमईज। मतलब समझ रहे हैं आप लोग सभी? क्या किया गया? आपको जो चेंजेस किए गए, उन चेंजेस के अंदर जो स्टार्टिंग किया गया, उसके अंदर पहले क्या हुआ करता था? केवल 3 ही लेवल थे। वो 3 लेवल क्या थे? एक तो था स्मॉल, मीडियम और बिग बिजनेस। बिग बिजनेस हो गया नॉन एसएमई और बाकी दोनों हो गए एसएमईज। अब क्या किया गया? अब इसको अपन ने 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। अपन ने यहां पर जो नॉन एमएसएमईज है, जो नॉन एमएसएमईज है, अलग कर दिया और बाकी 3 लेवल बना दिए किसके? एमएसएमईज के। मैंने आपको दोस्तों ये जो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसके अंदर ऑलरेडी इसके बारे में कवरेज कर रखा है कि एमएसएमईज के अंदर क्या आते हैं, जो नॉन एमएसएमईज के अंदर क्या आते हैं, और आई थिंक ऑलरेडी आपको इसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज भी होगा। बाकी ऑलरेडी मैंने इसको पूरा का पूरा स्लाइड के अंदर शेयर कर दिया है कि ये जो नॉन एमएसएमईज है, जो बिग बिजनेस है, उसके अंदर कुल मिलाकर 8 कैटेगरी ऑफ बिजनेस आते हैं, जो बिग एंटिटीज होते हैं, जिसके ऊपर एएस का एप्लीकेशन पूरी तरह से होता है, जिसमें एएस की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग किसी तरह का उनको कोई रिलैक्सेशन, किसी तरह का उनको कोई एग्जम्पशन, रिलैक्सेशन कुछ भी अवेलेबल नहीं होता लेवल 1 के अंदर। वहीं अपन लेवल 2 3 4 की बात करें, जो कि है मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, लेवल 2 3, और ये आगे अपन बात करते हैं 4th की, तो इनके ऊपर कुछ एग्जम्पशंस होती है, कुछ रिलैक्सेशंस होती है, यानी ये एएस को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ एएस को इनको एग्जेम्प्ट किया हुआ होता है, कुछ एएस का कुछ पार्ट डिस्क्लोजर वगैरह का जो है वो इनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि भी आपको इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी पार्ट आप अप्लाई कर लो। तो इस तरह की चीजें अपन जब ये चैप्टर डिस्कस करते हैं क्लास में, चैप्टर 3 यूनिट 1, तो उसके अंदर डिटेल में इसके बारे में अपन बात करते हैं, तो उसी चीज को अमेंड किया हुआ है। तो ये इसके अंदर दूसरा मेजर अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज
जो आईसीआई कह रहा है, जो हमेशा ही कहता है, आज से नहीं कह रहा, कई सालों से बोल रहा है और हर आरटीपी में ये बात लिख के बता देता है कि आपके ऊपर इंडी-एएस का एप्लीकेशन नहीं है। मतलब आपको जो तैयार करने हैं वो एएस तैयार करने हैं, जो अपने सिलेबस का पार्ट थे। अकाउंट्स के अंदर आपको याद होगा टोटल मिलाकर 8 एएस थे, तो वो सारे के सारे आपको तैयार करने, लेकिन आपको इंडी एएस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यानी आपको इंडी एएस की प्रिपरेशन नहीं करनी है। हालांकि चैप्टर 1 जब मैं आप लोगों को क्लास में स्टडी करवाता हूं, जो इंट्रो ऑफ एएस के नाम से, तो उसमें इंडी एएस, एएस, आईएफआरएस, इन सब के बारे में, गैप, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि ये होते क्या है, थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज अपने को हो, कार्वी इन्स, कार्वी आउट्स का मीनिंग क्या होता है, उन सब बातों को अपन इंडी-एएस के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो वो सारी बातें अपन ने डिस्कस किया था। बाकी वो तो इंट्रो के अंदर केवल इंडी-एएस का इंट्रो है, तो वो तो अपना सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इंडी-एएस का एप्लीकेशन अपने ऊपर नहीं है। ये हर एएस के अंदर दोस्तों बोला जाता है। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आते हैं। मैंने कुछ ऐसी चीजें आइडेंटिफाई की आपके आरटीपी में से जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, स्टूडेंट को उनके ऊपर अपना टारगेट करना चाहिए। उन सब बातों को मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। तो मुझे जहां जहां लगता है कि आरटीपी में से ये वाला पार्ट मुझे स्टूडेंट को आगे कन्वे करना चाहिए, स्टूडेंट को जाना चाहिए, तो उन चीजों को मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। 1A जो आईसीआई ने दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में अब अपन चलते हैं और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सबसे पहले 1A के बारे में बात करते हैं। 1A जो आईसीआई ने आपको दिया है एसएम का, ये इलस्ट्रेशन जो एसएम का 5 है, मैंने यहां पर लिखा है कि उसी के बिल्कुल सिमिलर है। मतलब अगर आपने आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ एसएम अगर ऑलरेडी कर रखा है, तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल डेटा ही चेंज करके दिया हुआ है, इसके अलावा नथिंग, कुछ भी और दे नहीं रखा है। देखिए इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे लग रहा है कि वो जरूर उस क्वेश्चन के कंपैरेटिवली दे रखा है, जो कि वैसे बहुत आसान सा पॉइंट है, कोई मुश्किल वाला पार्ट है नहीं, और वो उस क्वेश्चन में नहीं था, इसके अंदर है, और वो है मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 30% का आपको प्रोविजन फॉर टैक्स में बनाना है। अपन ने जो क्लास में आईसीआई का क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन 5, जब चैप्टर 4 यूनिट नंबर 1 अपन ने डिस्कस किया था, तो वहां पर ये बात हुई थी कि इसमें ये पॉइंट था ही नहीं, लेकिन आपको बस ये पॉइंट एक्स्ट्रा डाल के दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज वो का वो पॉइंट्स है। जैसे मैंने कुछ आइडेंटिफाइड पार्ट किया हुआ है, जरा उसको डिस्कस करते हैं। मुझे अगर लगता है कि क्या करे क्या नहीं, तो एक बार जरा ऐसे ही अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिफाई करा है, कॉल्स इन एरियर। आसान है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं जल्दी से बोलो, कॉल्स इन एरियर का क्या किया जाता है? सर कॉल्स इन एरियर जो है ना, वो हम कैपिटल का जब नोट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल का, तो वहां पर अपन पेड अप कैपिटल दिखाने के लिए इसको वहीं पर लेस करते हैं, यानी आपको इसको पेड अप कैपिटल में से क्या कर देना है, लेस कर देना है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को उधर बोर्ड पे ले लेता हूं और उसके बाद अपन इस पे डिस्कशंस करते हैं, थोड़े जो जो स्पेशल है क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात कर देते हैं। तो सबसे पहला मैंने एक आइडेंटिफाइड पॉइंट कर रखा, हालांकि बहुत इजी है, इसमें कोई स्पेशल बात मैं खुद भी कह रहा हूं आपको है नहीं, लेकिन कॉल्स इन एरियर का क्या किया जाएगा? तो कॉल्स इन एरियर को सर हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। जब शेयर कैपिटल कॉल्ड अप दिखाते तो उसी में से पेड अप में उसको कन्वर्ट करने के लिए वहां पर कैपिटल के नोट्स में लेस हो जाता है। दूसरा इसके अंदर स्पेशल पॉइंट जो है, वो स्पेशल पॉइंट आप लोगों को बता रखा है, और वो है प्लांट इन मशीनरी के बारे में। प्लांट इन मशीनरी के बारे में आपको क्या बता रखा है कि प्लांट इन मशीनरी यहाँ पर 824 है। देखो जरा यहाँ पर मैं इसको कवर करता हूं, ये है प्लांट इन मशीनरी एट कॉस्ट, जो आपको बता रखी 824, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, इसी के बारे में एक इधर आ रखा है, ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 150, यानी इसी के लिए आपने पहले से क्या बना रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रखा है। और वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना बना रखा है, 150 का आपने ये प्रोविजन बना रखा है,
ठीक है। उसके अलावा नीचे एक एडजस्टमेंट आया है सस्पेंस अकाउंट के बारे में, ये भी इसी से रिलेट करता हुआ पॉइंट है। ये जो सस्पेंस अकाउंट आपको 10 दे रखा है, सेम ऐसे का ऐसा पॉइंट उस इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी अपन ने कवर किया हुआ है। ये जो सस्पेंस अकाउंट दे रखा है उसके बारे में ये पॉइंट आया है लिखा हुआ। ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए, सस्पेंस अकाउंट, ये रहा सस्पेंस अकाउंट of rupees 10,000 represent cash received from sale of some of the machine on 1st of April 20. The cost of machinery was 24,000 and the accumulated depreciation thereon being 24,000. क्या कह रहा है कि जो सस्पेंस अकाउंट है उसमें क्या रखा है, एक 10,000 का अपन ने क्या दिखा रखा है, एक 10,000 की सेल दिखा रखी है, मतलब एक मशीन को अपन ने सेल किया था और उस मशीन को सेल करके और उससे जो पैसा आया उसकी अपन ने एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कैश टू सस्पेंस। और इस तरह से ये कह रहा है सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट खड़ा हो गया 10 से, जबकि अपन जब कोई एसेट को डिस्पोज करते हैं, बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो आपको क्या करना होता है, उसको एसेट में से भी हटाना होता है, आपको उसको प्रोविजन में से भी हटाना होता है, आपको उसका प्रॉफिट या लॉस जो वो एडजस्ट करता है। ये कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल उसकी एंट्री बना दी कैश टू सस्पेंस, यानी कैश अकाउंट में तो वो ऑलरेडी एडेड है। कई बार मैं स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन जब करवाता हूं, मुझे उस स्टूडेंट्स से क्वेरीज आती है कि सर इसके अंदर ये जो कैश वाला अमाउंट है ये आपने बैंक में क्यों नहीं ऐड करा रहे, भाई हो रखा है पहले से, इसकी एंट्री बन चुकी है कैश टू सस्पेंस, यानी कि कैश में तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, बाकी काम करना जो और होना चाहिए था। क्या कह रहा है कि ये जो असेट थी इसकी कॉस्ट जो थी वो कॉस्ट कितना था, कह रहा है कॉस्ट इसका 24,000 था, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो 20,000 का था, यानी 4,000 की इसकी क्या थी WDV, और आपने इसको सेल कितने में किया 10,000 में, यानी 6,000 का आपको गेन हो गया। इसका मतलब है इस पॉइंट का क्या क्या इंप्लीकेशंस आएगा। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 यूनिट 1 का, इसमें आपको P&L भी बनाना है, इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, P&L भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में जरा बात करते हैं। सबसे पहले ये जो 24,000 के कॉस्ट का ये था, इसका मतलब आपको यहां से इसको हटा देना है, जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से अब इसको हटा देना है, क्योंकि ये एसेट का पार्ट रहेगा ही नहीं, हटा दो इसको, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 20 है वो प्रोविजन में से हटा दो, ये भी गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, ये भी चला गया, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये भी चला गया। ये तो यहां पर इंप्लीकेशन आ गया इसका कि भाई उसके कॉस्ट 24 थे, यानी यहां से हटा दो, उसका प्रोविजन कितना था 20 का, यानी यहां से हटा दो, सब जगह से उसको हटा दो। इसके अलावा और क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट को कहां लेके जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में अदर इनकम के अंदर इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ये जो 6 का प्रॉफिट हुआ है इट विल बी पार्ट ऑफ अदर इनकम, तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, जो P&L भी बनेगा इस क्वेश्चन का, उसमें अदर इनकम के अंदर दिखाओगे। यानी यहां पर अब इसका रिवाइज बैलेंस कितना बचा 800, यहां पर इसका रिवाइज बैलेंस कितना बचा 130। तो इस तरीके से इस पूरे पॉइंट का इंप्लीकेशन आ जाएगा। क्या बताया, रिकॉल करें वापस से। सबसे पहले क्या करना आपको, ये जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ है ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, 24 का कॉस्ट चला गया उसको हटा दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 चला गया उसको भी हटा दो। तो इस तरीके से, इस वे में, इस तरीके से आपको इसका प्रेजेंटेशन करके, आपको एडजस्टमेंट्स करके बताना पड़ेगा। अब इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसी के अंदर एक पॉइंट और दे रखा है। वो पॉइंट क्या दे रखा है, वो पॉइंट दे रखा है आपको कि प्लांट एंड मशीनरी पे आप 10% ओन कॉस्ट क्या लगाइए, डेप्रिसिएशन। आप प्लांट एंड मशीनरी पे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन को चार्ज करें, तो वो चार्ज करते हैं। यहां पर आ गए, देखिए जरा अपने को यहां पर पहले से ये जो
प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट था वो 824 था, उसमें से 24 तो चला गया, यानी अब कितना बचा है, अब बचा है 800। यानी कि अपन करंट ईयर में प्रोविजन बनाएंगे और वो इसी 800 का कितना परसेंट बनाएंगे, 10%, यानी 80 का प्रोविजन बनाएंगे। कितने का प्रोविजन बनेगा, 80 का प्रोविजन बनेगा। ये 80 कहां जाएगा, ये जाएगा सर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, P&L के अंदर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो होता है वहां पर आप इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में देखे जाओगे। और दूसरा अब देखिए 130 और 80, 130 और 80 टोटल मिलाकर ये कितना बन गया सर, ये बन गया 210। ये अपन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट के अंदर जो अपना नोट बनेगा पीपी का, उसमें से ये लेस हो जाएगा और फाइनल जो पीपी बचेगा प्लांट इन मशीनरी का वो कितना बचेगा, 800 माइनस 210, इट इज 590। 590 का अपन यहाँ पर फाइनली इसको बैलेंस को डिस्क्लोज करके बताएंगे। देखिए जरा इसके अंदर चेक करते हैं क्या दे रखा है अपने को। ये देखिए आंसर के अंदर प्लांट इन मशीनरी 824 दे रखा है, 24 गुड बाय, 800 बचा, उसमें से 210 लेस कर दिया। अब ये 210 कैसे आया सर, ये पूछते रहते हैं सर ये बताओ ये कैसे हुआ। तो 150 का प्रोविजन पहले से बना हुआ था, 20 उसमें से चला गया जो अपन ने क्या कर दिया था सेल आउट, वो वाला पार्ट अपना इसमें से चला गया 20। तो अब कितना बचा 130, उसमें 80 का प्रोविजन अपन ने और क्या कर लिया, बना लिया। तो 80 का प्रोविजन इसमें से अपन ने लेस कर दिया, तो 210 का ये बैलेंस आ गया। जो प्रोविजन का बैलेंस है जो असेट में से लेस कर देंगे तो 590 का बैलेंस ये बाहर डिस्क्लोज होकर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 590 का जो बैलेंस है ये अपन बाहर डिस्क्लोज करके बता देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप सब इस पॉइंट को समझ पा रहे हो कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसे हुआ। एक अच्छा स्पेशल पॉइंट था जो मैंने आपको बताने की ट्राई किया है। और क्या दे रखा है देखिए जरा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक और स्पेशल पॉइंट जो है वो स्पेशल पॉइंट है इन्वेंट्रीज और एडजस्टेड परचेज। ये एक स्पेशल पॉइंट है। यहां पर ये जो इन्वेंट्री है इसके अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर वो परचेज नहीं रहता, वो परचेज एडजस्टेड परचेज में बदल जाता है। क्या बता रहा हूं, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाता है तो फिर वो परचेज नहीं रहता, वो एडजस्टेड परचेज में बदल जाता है। ये एडजस्टेड परचेज कैसे आ रखी है, ये आ रखी है आपकी नॉर्मल परचेज, उसमें क्या ऐड करके ओपनिंग स्टॉक और क्या लेस करके क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से ये एडजस्टेड परचेज यहां पर ये बना हुआ है। इस तरीके से ये एडजस्टेड परचेज यहां पर बना, ये एडजस्टेड परचेज यहां पर आया। परचेज में क्या करके ओपनिंग को ऐड करके और क्लोजिंग को लेस करके। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों मैं क्लास में आप लोगों को 3 केसेज इन्वेंट्री के समझाता हूं। परचेज और इन्वेंट्री के किस किस तरह के केसेज होते हैं। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था, ये सेम पॉइंट था वहां पर इलस्ट्रेशन 5 में, और आपको बताया था कि ये थर्ड केस हो गया जिसके साथ अब क्वेश्चन में कहीं भी आपको ओपनिंग का डेटा नहीं दे रखा। एक क्वेश्चन और है जिसमें ओपनिंग का बता रखा है, इस वाले क्वेश्चन में ओपनिंग का नहीं दे रखा। तो फिर मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो 2 लाइन बनती है इन्वेंट्री की, जो स्टॉक इन ट्रेड होता है उसकी 2 लाइन जो आप बनाते हो, एक तो परचेज ऑफ SIT, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और दूसरा चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। वो दोनों लाइन आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपके पास है ही नहीं, चेंज आपको दे ही नहीं रखा। तो आपके लिए मजबूरी हो जाएगी कि आप इसी को एडजस्टेड परचेज को क्या करो, ये जो एडजस्टेड परचेज आई है इसी को डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ P&L में लेके चले जाओ। हालांकि अपने को लेके जाना था 2 लाइन को, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को और दूसरा चेंज इन वैल्यू को, लेकिन अगर ये ओपनिंग स्टॉक अलग से देता, जैसे एक क्वेश्चन एसएम का वहां पर बता रखा है, तो ऐसे केस में फिर अपन क्या करते, इसको परचेज में कन्वर्ट करते। कैसे करते, एडजस्टेड परचेज जो बनी है उसी का रिवर्स करते, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो रखा है ऐड कर देते, ओपनिंग ऐड हो रखा है लेस, तो वो नॉर्मल परचेज में आ जाता और उसको दिखा देते, और एक चेंज इन इन्वेंट्री अलग से दिखा देते। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने पास ओपनिंग का कोई डेटा नहीं है, इसलिए अपनी मजबूरी
मजबूरी है कि अपन ऐसा नहीं कर सकते, तो अब मजबूरी में क्या करें, अपन इसी एडजस्टेड परचेज को डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ P&L में डिस्क्लोज करके बता देंगे। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें कुछ स्पेशल बातें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ICAI एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका बना हुआ है उसमें कई बार इस चैप्टर में से 20 मार्क का क्वेश्चन बैलेंस शीट P&L का बनाकर पूछ लेता है, 20 का अकेला। इसलिए ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। हालांकि ऑलरेडी एसएम में सिमिलर क्वेश्चन आपको कवर किया हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 1B में आपको बता चुका, जो अमेंडमेंट का ही प्रैक्टिस था जिसको ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके। जो क्वेश्चन नंबर 2 ICAI ने आपको दिया हुआ है, ये आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन का मैक्सिमम पार्ट जो अपन कैलकुलेट करते हैं उसमें इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने के बारे में 3 क्वेश्चंस अपने पास ऑलरेडी, अगर आपको ध्यान हो, इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 2 है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है एसएम के अंदर। तो उसी का सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर इफेक्टिव कैपिटल का प्रोवाइड करके बता रखा है। तो उसी के बेसिस पे ये कैलकुलेशन आपको पूछ रहा है कि कैसे अपन उसकी इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे बताइए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन इनको कितना दे सकते हैं। अगर कंपनी ने कोई एसआर अभी तक पिछले लास्ट 3 ईयर से पास नहीं किया है तो मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन प्रोवाइड करेंगे वो आपको बताना है। और 2 सिचुएशन में बताना है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो क्या होगा, और अगर ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो क्या होगा। तो मैंने दोस्तों आपको इसके बारे में बताया था कि इफेक्टिव कैपिटल जब अपन कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव कैपिटल जब मैनेजरियल रेम्युनरेशन में निकालते हैं तो आपको बताया था पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं प्लस जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो लेते हैं, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर। इसके अलावा जितने भी लॉन्ग टर्म नेचर के डेप्ट हैं वो सारे लेते हैं, माइनस करते हैं अपन फिक्टिशियस असेट को। किसी भी तरह का अगर फिक्टिशियस असेट है माइनस करते हैं अपन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। अगर अपन ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो नॉन ट्रेड नेचर का है, मतलब अपना काम इन्वेस्टमेंट करना है ही नहीं, फिर भी अपन ने किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीद रखे तो वो नॉन ट्रेड हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉन ट्रेड नेचर का होता है और बिजनेस का नेचर हमेशा नॉन इन्वेस्टिंग नेचर होता है। लेकिन यही अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, अगर अपना बिजनेस का इन्वेस्टिंग नेचर हो, तो फिर आपको इसको यहाँ पर लेस करने का जरूरत नहीं है, फिर आप इसको बिना लेस के कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह का एक फॉर्मेट मैंने आप लोगों को क्लास में डिटेल में पढ़ाया होता है, तो उसी के पैटर्न पे आपको इसका इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। अब देखिए जरा, इसने आंसर डायरेक्ट यूज करते हैं अपन, और इसके अंदर देखिए ये इसने इसका इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करके बता दिया कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या होगा, और अगर वो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या होगा। दोनों केसेस में वो कैलकुलेट करके बता दिया। पहले वाले में अगर वो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, दोनों में बिल्कुल सेम पैटर्न ऑफ आंसर चलेगा, बस एक जगह छोटा सा चेंज आएगा। और वो चेंज क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नॉन इन्वेस्टमेंट नेचर ऑफ कंपनी अगर है तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, दैट्स व्हाई डिडक्टेड हियर। और वहीं अगर ये इन्वेस्टिंग कंपनी है यानी उसका मेन बिजनेस ही इसी चीज का है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, लेस नहीं किया गया, बाकी सब कुछ एज इट इज किया गया है। तो इसके बेसिस पे अपनी इफेक्टिव कैपिटल आ गई। पहले वाले केस में 1,80,80,000, दूसरे वाले केस में 3,30,80,000। अगर आपको याद हो तो वो जो इफेक्टिव कैपिटल वाला स्लेब है मैक्सिमम निकालने का, उसमें पहला रेंज जो है वो है इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ और लेस, नेगेटिव और 5 करोड़। तो 5 करोड़ या उससे लेस है तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, तो आप लोगों को बताया जाता है कि 60 लाख पर एनम आप ज्यादा से ज्यादा रेम्युनरेशन दे सकते हो। तो ये इसका इफेक्टिव कैपिटल निकालकर आंसर बनाया हुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको 60 लाख पर एनम दे सकते हो। तो वो 60 लाख पर एनम यहाँ पर इनको बता दिया गया। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। कई बार ICAI जब इसका सॉल्यूशन बनाता है तो उसमें 60 लाख पर एनम भी लिखता है और साथ में प्रोपोर्शनेटली मंथली बेसिस पे भी बताता है। तो देखो एक चेंज तो क्या आया यहाँ पर, ये जो इन्वेस्टमेंट था ये दोनों में आ गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर नॉन ट्रेड लेस हो गया और यहाँ पर ये लेस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब इसका नेचर क्या है,
ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना है तो ये इसके लिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट बन गए, इसलिए ये यहाँ पर लेस नहीं होगा। बाकी आपको सब मालूम है। तो ये 60 लाख पर एनम आ गया। इट इज एडवाइजेबल कि आप 60 लाख पर एनम भी बता दें और साथ में ये भी बता दें कि इट इज पर मंथ 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज पर मंथ भी बता दें तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में दोस्तों जो डेटा दे रखे हैं उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप बना सकते हैं, तो उसका आंसर आपको बताया गया है। उसके बाद एक कैश फ्लो का क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें नथिंग इज स्पेशल। मेरे ख्याल से कैश फ्लो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से इसमें क्लास में कोई एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है नहीं। इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एसएम। मैंने ये भी बता रखा है कि जो एसएम स्टडी मेट अपन ने किया है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 अपना है उसी के सेम डिटो कॉपी है, तो इसमें कुछ भी स्पेशल मेरी तरफ से कोई अलग बात की मैं इसको आपको बता पाऊं तो ऐसा कुछ भी है नहीं। उसके बाद आगे चैप्टर 4, बहुत ही इजी टॉपिक, वन ऑफ दी फेवरेट चैप्टर जो अपना होता है प्री पोस्ट वाला, तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डेवलप करके दिया हुआ है। प्री पोस्ट वाला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन बता रखा है देखिए जरा। द पार्टनर ऑफ सम शेयर कन्वर्टेड देयर पार्टनरशिप फर्म इनटू अ प्राइवेट कंपनी स्मृति प्राइवेट लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 20 व्हिच इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of June। 1st of January को डीओई बन गया, डीवाई बन गया 1st of June 20 को। द परचेज कंसिडरेशन इज 11,40,000 वाज पेबल लेटर विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। पीसी का इंटरेस्ट 12% पर एनम है। टू मेक द पेमेंट ऑफ पीसी मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन ऑफ 17,10,000 at the rate of 10% per annum has been availed on 1st of June 20 and repayment of PC was made. The company obtained a building on lease, a monthly rent of 19,000 from 1st of July 20. Purchase following is the information of the company for the March 21 for the period of 15 months. 15 मंथ के पीरियड का आपको ये डेटा दे रखा है। इसमें कुछ भी पार्ट स्पेशल अगर है तो मुझे जो लग रहा है तो मैं जरा आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ इसमें क्या स्पेशल पार्ट हो सकता है। देखते हैं जरा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो प्री पोस्ट का डेटा आपको दे रखा है इसके अंदर जो सबसे पहले 3 डेट्स आई है जरा उसका डिस्कशन कर लें। तो 3 डेट्स आई है 1st of January, 1st of June और उसके बाद आगे बढ़ रहा है 31st मार्च को। यानी अगर अपन इसको प्री पोस्ट में डिवाइड करें तो 1st of January 20 को डीओए दे रखा है, 1st of June 20 को डीवाई दे रखा है और कंपनी ने अपना फर्स्ट टाइम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मार्च 21 को किया, यहां पर ईयर का एंड दे रखा। अगर अपन इसको मंथ्स में काउंट करें तो यहां के ये जो शुरुआत के 5 मंथ, ये 5 मंथ तो बन गया प्री पीरियड और उसके बाद ये जो अगर अपन काउंट करें 1st of June से 31st मार्च तक के लिए अगर अपन काउंट करें तो ये टोटल मिलाकर बनते हैं 10 मंथ। तो ये 10 मंथ पोस्ट पीरियड बन गया, 5 प्री 10 मंथ पोस्ट, टोटल मिलाकर क्वेश्चन 15 मंथ के लिए आपको बता रखे कि ओवरऑल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मई तक का 5 मंथ और इधर ये 10 मंथ, सो टोटल ऑफ मंथ्स बिकम 15 मंथ। तो ये 15 मंथ का टोटल पीरियड यहाँ पर बनकर आ गया दोस्तों, राइट। ये जो 15 मंथ का पीरियड आ गया इसमें 5 मंथ और 10 मंथ, यानी कि अपना इस क्वेश्चन का टाइम रेशियो के बारे में अगर बात करें तो दैट विल बिकम 1:2। 1:2 का इस क्वेश्चन का टाइम रेशियो आ गया। तो जो जो पॉइंट स्पेशल एडजस्टमेंट्स वाले आए हैं जरा उन पॉइंट्स को कवर कर देते हैं कि सर उनमें क्या किया जाएगा। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले एक ये इंटरेस्ट का पूरा पॉइंट आया है और ये कई बार प्रॉब्लम करता है कि सर ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट है ना, ये वापस समझा दो, ये वापस समझा दो, ये समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। तो देखो ये पॉइंट क्या दे रखा है इंटरेस्ट वाला, मैं आपको बताता हूं। आपको इस क्वेश्चन में कह रखा है कि 1st of January 20 को डीओए जब था तो ये डिसाइड हुआ था कि पीसी जो है वो 11,70,000 रुपीज का है। मतलब वेंडर आपसे जो पीसी चार्ज करेगा वो 11,40,000,
11,40,000 का आपको वेंडर ने बता रखा है कि 11,40,000 रुपीज का यहाँ पर आपको ये पीसी दे रखा है। कितने का दे रखा है? 11,40,000 रुपीज का आपको यहाँ पर पीसी दे रखा है। ठीक है, ये जो पीसी दे रखा है, इसी पीसी का अपन ने क्या करा, 1 जून 20 को क्या कर दिया, यहाँ पर पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ पीसी। क्या करके? अपन ने एक लोन लिया जो पीसी भी पे करने के काम आ जाए और वर्किंग कैपिटल नीड्स को भी पूरा कर दे, उसी से इस पीसी को पे कर दिया। यानी अगर मैं बात करूं तो जो इंटरेस्ट ऑन पीसी बनेगा, वो इंटरेस्ट ऑन पीसी इसी 5 मंथ का बनेगा। और क्योंकि यहां पर अपन ने पीसी को पे कर दिया जिस दिन, साथ ही साथ में डीवाई था, इसका मतलब वो इंटरेस्ट ऑन पीसी पूरा का पूरा प्री के अंदर चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पीसी पूरा कहां चला जाएगा? प्री में। तो देखिए कितने परसेंट की रेट से वो पीसी पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कह रहा है 12% पर एनम की रेट से चार्ज किया जा रहा है। यानी अगर अपन कैलकुलेट करके बताएं तो इंटरेस्ट ऑन पीसी कितना आएगा, 11,40,000 इंटू 12% इंटू 5/10, 5/12, तो 5/12 यानी कितना इंटरेस्ट ऑन पीसी कैलकुलेट होकर आएगा, जरा कैलकुलेट कर देते हैं। $57,000 का ये इंटरेस्ट आ गया, जो कि पूरा का पूरा प्री में चला गया। क्यों चला गया प्री में? क्योंकि कंपनी जैसे ही बनी उसी टाइम आपने एक लोन लेकर इस पीसी को रीपे कर दिया, यानी ये 5 मंथ पूरा का पूरा प्री था। दूसरा अपन ने फिर एक क्या किया था, लोन लिया था जो आगे 31 मार्च 21 तक के लिए चलता रहा होगा। लोन का क्या डिटेल है? लोन लिया था अपन ने 17,10,000 का 10% की रेट से, उसी से तो ये पीसी पे किया था। यानी कि वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट होकर आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो यहां से यहां तक के पीरियड का आएगा। तो अपन ने 17,10,000 का 10% से लोन लिया और ये कितने मंथ हो गए? 3 मंथ। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट अपन ने इसके ऊपर कैलकुलेट करके बता दिया। तो 17,10,000 का लोन था और रेट कितना परसेंट था? 10%। तो उसी के बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर दिया। तो ये आया दोस्तों 1,42,500, जो कि पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? पोस्ट में चला जाएगा। स्टूडेंट्स मुझे बार बार इसका इंटरेस्ट, इसी तरह के क्वेश्चंस और भी थे एसएम में जहां पर पूछते रहते हैं सर इसका इंटरेस्ट बता दीजिए, इंटरेस्ट बता दीजिए। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट का एलोकेशन आ गया। देखो जरा यहाँ पर ये रहा इंटरेस्ट आंसर के अंदर। 57,000 पूरा का पूरा कहां चला गया? 57,000 पूरा का पूरा प्री में चला गया। और इसके अलावा 142,500 पूरा का पूरा कहां चला गया? पोस्ट में। तो इस तरह से अपन ने उसको 57,000 और 142,500 की कैलकुलेशंस करके बता दी। आई होप स्टूडेंट्स आपको सबको ये बात समझ में आई होगी। अच्छे तरीके से आप लोगों को इंटरेस्ट का पॉइंट एक्सप्लेन हो गया होगा कि सर ये इंटरेस्ट बता दीजिए, इंटरेस्ट बता दीजिए। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। टोटल मिलाकर कितना? ये 191,500 का है। तो इसी का ये ब्रेकअप निकल कर आ जाएगा कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर रेंट का पॉइंट है। कह रहा है कंपनी ने एक बिल्डिंग 19,000 मंथली रेंट पे 1 जुलाई से एक्वायर किया है। 1 जुलाई से एक्वायर किया। देखो जरा यहाँ पर रेंट दे रखा है टोटल मिलाकर 256,500, 256,500 का टोटल रेंट दे रखा है। 256,500। इसमें से एक पार्ट जो एडिशनल आया है, एडिशनल कौन सा आया है? जो कंपनी ने बिल्डिंग रेंट पे लिया है। जो रेंट पे कब से लिया है? कह रहा है रेंट पे कंपनी ने उसको 1 जुलाई से लिया है। कब से लिया है? 1 जुलाई से। और 19,000 के मंथली रेंट पे लिया है। यानी ये एडिशनल जो आया ये 1 जुलाई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक के लिए आ गया। यानी 9 मंथ का आ गया। और पर मंथ आपको बता रखा है
कि ये 19,000 मंथली रेंट है और कितने मंथ का, 9 मंथ का हो गया, 19,000 मंथली रेंट है। इसका मतलब 19,000 इंटू 9, 1,71,000 का ये रेंट बन गया और ये पूरा का पूरा पोस्ट में चला जाएगा। एडिशनल रेंट है तो आप इसको पूरा का पूरा पोस्ट में डिस्क्लोज, पोस्ट पीरियड का पार्ट बन जाएगा। तो कंप्लीट रेंट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पोस्ट पीरियड रेंट। तो आपको इसको पूरा पोस्ट में, क्यों? क्योंकि ये रेंट आया ही कब से? 1 जुलाई से। कब से? जब कंपनी 1 जून को बनी थी, ठीक उसके 1 मंथ बाद कंपनी ने ये रेंट, ये बिल्डिंग रेंट पे ले लिया। तो बचा कितना? देखो टोटल था 256,500 माइनस 171, तो 85,500 का ये बच गया। ये नॉर्मल रेंट है जिसके बारे में कोई डेटा नहीं है, तो ये टाइम रेशियो 1:2 में एलोकेट हो जाएगा और प्री पोस्ट में इसका उसी हिसाब से डिवाइडेशन हो जाएगा। तो कितना आएगा? तो 28,500 और पोस्ट में 57,000। यानी अगर मैं टोटल प्री और पोस्ट की बात करूं कि प्री में कितना हुआ और पोस्ट में कितना हुआ, तो प्री में 28,500 हुआ और पोस्ट के अंदर कितना हो गया? पोस्ट के अंदर सारा मिलाकर 228 हो गया। इस तरीके से ये रेंट का जो पॉइंट है इसका एलोकेशन आ गया कि सर रेंट का पॉइंट बता दीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। कितना आ रहा है? ये देखिए 28,500 और 2,28,000, ये रेंट का पॉइंट जो है वो एडजस्ट करके आ गया। इस तरीके से अपन रेंट का पॉइंट दोस्तों जो है उसको यहाँ पर एलोकेट करके बता दीजिए कि किस तरीके से रेंट का पॉइंट आ गया। तो ये दो स्पेशल पॉइंट है जिनके बारे में आपको बता रखा है। सेल्स के बेसिस पे सेल्स रेशियो निकलेगा, जुलाई से सैलरी डबल हो गई, इस तरह के पॉइंट्स ऑलरेडी अपन ने बहुत सारे डिस्कस किए हुए थे। तो कह रहे सेल्स बिटवीन जून 20 एंड December 20 was 2.5 times of average monthly sales, which further increased to 3.5 times in January to March quarter 2021। तो सेल्स के बारे में आपको डेटा दे रखा है कि जून से लेकर दिसंबर तक तो 2.5 टाइम्स थी और उसके बाद जनवरी से मार्च तक का लास्ट पीरियड है वहां पर ये 3.5 टाइम्स हो गई। इस तरह का आपको डेटा दे रखा है। तो इसी के बेसिस पे अपन इसकी क्या कैलकुलेट करके बता सकते हैं? सेल्स रेशियो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अपन दोस्तों सेल्स रेशियो जो है उस सेल्स रेशियो को यहाँ पर फिगर आउट कर देते हैं, सेल्स रेशियो को पता लगा लेते हैं। प्री के जो मंथ्स हैं वो क्या है? प्री के अंदर जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये प्री के हैं। पोस्ट के अंदर जून, जुलाई टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च, ये पोस्ट पीरियड है। प्री के अंदर कुछ स्पेशल नहीं है तो सब में अपन ने एज्यूम कर दिया एवरेज मंथली सेल्स इज 1, सब के अंदर एवरेज मंथली सेल्स इज 1। पोस्ट पीरियड जो है उसके अंदर जून के अंदर भी कुछ नहीं बोला तो 1 है, जुलाई से चेंज हो गया, कह रहे जुलाई से कितना हो गया? सेल्स बिटवीन जून टू दिसंबर, ओके जून से ही आपको बोल रखा है, तो जून टू दिसंबर का सेल्स जो है, तो यहां पर अपन ने इसको जून टू दिसंबर कर दिया, जून टू दिसंबर। तो जून टू दिसंबर कह रहा है 2.5 टाइम्स हो गया। तो जून से दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं सर? ये होते हैं 7, तो 7 इंटू 2.5 और यहाँ पर जनवरी से मार्च तक ये 3.5 टाइम्स हो गया, यानी 3 इंटू 3.5। इसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जरा कितना क्या आंसर आएगा। तो इधर का टोटल प्री का तो हो गया 5, पोस्ट के अंदर 7 इंटू 2.5 ये हो गया 17.5 और 3 इंटू 3.5 ये हो गया 10.5 एंड टोटल इज 10.5 प्लस 17.5 ये हो गया दोस्तों 28।
ये टोटल आ गया। यानी इस क्वेश्चन में सेल्स रेशियो जो है वो 5:28 का सेल्स रेशियो इस क्वेश्चन का बनकर आ जाएगा। 5:28 का इस क्वेश्चन का फाइनली अपन क्या निकाल लेंगे, ये सेल्स रेशियो फिगर आउट करके बता देंगे। तो देखिए जरा, ये इसने अभी जो अपन ने पैटर्न बनाया उसी पैटर्न पे 5:28 का ये सेल्स रेशियो जो है वो कैलकुलेट करके बता दिया कि हाँ भाई 5:28 का सेल्स रेशियो है। अभी एक और पॉइंट के बारे में अपन जरा बात करते हैं, और वो पॉइंट क्या बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिए। इसी क्वेश्चन में अब आपको एक सैलरी का पॉइंट दे रखा है। क्या लिखा है, द सैलरीज फ्रॉम जुलाई 20 गेट डबल्ड। जुलाई से सैलरी क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहां पर रेशियो ऑफ सैलरी भी अलग से क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो वी आर गोइंग फॉर रेशियो ऑफ सैलरी। सैलरी का भी अपन यहां पर अलग से रेशियो निकाल लेते हैं। प्री के अंदर सारे के सारे जो है वो जनवरी टू मई है, और जनवरी टू मई में सब में 5 मंथ इंटू 1 यानी टोटल इज 5। उसके बाद पोस्ट के अंदर केवल केवल जो जून वाला है वहां तो 1, जुलाई से लेकर और मार्च तक सबके अंदर डबल हो गया, ये होते 9 मंथ। तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, यानी ये टोटल मिलकर आ गया 19। यानी 5:19 का इसका सैलरी का अलग से रेशियो एलोकेट होकर आ जाएगा। तो ये देखिए जरा, ये सैलरी का इसने रेशियो निकाल कर बता दिया, और वो रेशियो कितना बता दिया, 5:19 का सैलरी का रेशियो निकाल कर बता दिया। दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट जितने भी थे वो सारे कवर हो गए। अब इसके बाद जो डेटा बचे हैं वो अपना जनरल बेसिक्स अप्लाई करके कॉमन सेंस कॉमन लॉजिक अप्लाई करते हुए बाकी डेटा जिनके बारे में डिटेल नहीं आई उनको आपको प्री पोस्ट में एलोकेट करना है, जो आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब अपन प्री पोस्ट वाले चैप्टर के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो बोनस इशू के लिए आप लोगों को दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है, बोनस इशू के बारे में आपको दे रखा है। तो वो जो बोनस इशू के बारे में आपको दे रखा है वो किस तरह का दे रखा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जरा देखिए, बोनस इशू का जो पॉइंट ये दे रखा है इसके अंदर आपको कह रहा है मोबाइल लिमिटेड इज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी इज ऑलरेडी इशूड 60% ऑफ कैपिटल फॉर कैश। कह रहा है ये 1 लाख शेयर जो 10 ईच है इसमें से 60% को कैश में इशू किया हुआ है, ठीक है। नाउ द कंपनी विशेष टू रेज द बोनस शेयर इन द रेशियो 1:5। 1:5 का जो रेशियो है उसमें कंपनी अपने बोनस शेयर्स देना चाहती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। द फॉलोइंग इज द स्टेटस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की डील है। सबसे पहले जीआर है, फिर प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम और फिर सीआरआर है। आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स पूछी गई है। सबसे पहला पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आपको टोटल मिलाकर कितने शेयर्स इशू करने हैं सबसे पहले तो उसी की कैलकुलेशंस करके बता दीजिए। ये पहला पॉइंट आपको पूछा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्वेरी किया गया है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स अपन इशू करेंगे उसके बारे में बता दीजिए। बड़ा स्पेशल पॉइंट पूछा गया है। कई बार इस क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, फिर भी अपन एक बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, इसके बारे में गलती हो जाती है हमसे। तो उसके बारे में जरा बात करेंगे कि ये किस तरह से क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या बातें बताई गई है आपको, उसके बारे में भी जरा बात करते हैं। तो
तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आपको पूछा गया है कि बोनस कितने इश्यू करोगे ये बता दो। अब देखो इसमें स्पेशल बात क्या है, ध्यान से सुनो। कंपनी के टोटल मिलाकर 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। अब इन 1 लाख शेयर्स को अपन क्या करने जा रहे हैं, बोनस देने जा रहे हैं 1:5। लेकिन इसने लिखा है कि भाई अपन जो है ना वो 60% शेयर्स ही कैश में इशू किए हुए हैं। इसका मतलब बोनस जो अलाउ किया जाएगा आपकी तरफ से केवल उन्हीं शेयर्स पे दिया जाएगा जो पहले से आपने कैश में इशू किए थे। क्या बता रहा हूं, बोनस जो दिया जाता है वो मेन बोनस केवल उन्हीं शेयर्स पे दिया जाता है जो पहले से कैश में इशू किए गए थे। इस तरह का पॉइंट आईसीआई ने अपनी बुक में कहीं कवर नहीं किया था। इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। नया नए तरह का पॉइंट है, पहले से आईसीआई ने नहीं दे रखा था अपने बुक्स में। बड़ा अलग तरह का पॉइंट है, हालांकि क्लास में आपको समझाया जाता है सारी बातों को, लेकिन ये पॉइंट अलग से ऐड किया गया। तो यानी देखो कह रहा है कंपनी के पहले से कितने शेयर्स हैं, पहले से शेयर्स है 1 लाख, तो उसमें से अपन 60% जो कैश में इश्यू हुए यानी कितने में 60,000, उसी पे वो 1:5 का रेशियो अप्लाई करेंगे। यानी टोटल मिलाकर बोनस जो है वो 12,000 इश्यू करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 12,000 बोनस देने के लिए आपको फंड्स चाहिए, वो टोटल मिलाकर पार्टी फंड्स 1,20,000 चाहिए। तो टोटल मिलाकर 1,20,000 की आपको नीड है, जिसके लिए अब आगे क्या लिखा, कैन कंपनी इश्यू बोनस आउट ऑफ जीआर ओनली। कह रहा है कि क्या कंपनी जीआर से केवल बोनस दे सकती है क्या। तो आपको मैंने बताया था कि जो यूज ऑफ रिजर्व का ऑर्डर है उसमें सबसे पहले स्पेसिफिक रिजर्व है और स्पेसिफिक रिजर्व के बाद फ्री रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर सबसे पहले सीआरआर यूज होता है और उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है। तो देखो यहां पर अपने पास रिजर्व की जो अवेलेबिलिटी है उसमें सबसे पहले अपन नंबर 1 पे सीआरआर को यूज करेंगे, नंबर 2 पे अपन रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करें, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। नंबर 3 रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी यूज होता ही नहीं है क्योंकि आपको केवल कैश रिजर्व यूज करने पड़ते हैं। और नंबर 3 के ऊपर अपन किसको यूज करेंगे, जीआर को। यानी सबसे पहले किसको यूज करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे सीआरआर को, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को, फिर जीआर को। यानी अपने को जो 1,20,000 के फंड्स चाहिए और ये स्पेसिफिक मिलाकर 140 है, यानी सारा यहीं से ले लेंगे 120। इसका मतलब जीआर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कह रहा है जीआर से सारा दे दे, नहीं, इवन इस क्वेश्चन में तो जीआर का नीड ही आपको नहीं पड़ रहा। अगला एंट्रीज बनाओ, एंट्रीज बोनस और बैलेंस शीट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं अपने को। इज इट पॉसिबल टू कंपनी इशू पार्टली पेड अप बोनस शेयर, नो, केवल बोनस शेयर जो इशू किए जाते हैं वो फुली पेड अप ही हो सकते हैं। यानी आप पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 63 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये इस बोनस के पॉइंट के बारे में अपन ने क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर दिया कि किस तरह से इस बोनस वाले क्वेश्चन को अपन मैनेज करेंगे। अगला पॉइंट, राइट इशू के सिंपल क्वेश्चंस दे रखे। एक अपने को वैल्यू ऑफ राइट निकालना है जो क्लास में अच्छी तरह से डिस्कशन और इवन आईसीआई ने अपने एसएम में भी दे रखा है। और एक राइट इशू की एंट्री सिंपल, जो अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। तो इसमें नथिंग इज स्पेशल जो मैं आपको क्लास में बता सकता। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन दे रखा है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो क्वेश्चन है जरा इसको देखते हैं पहले एक बार, ये क्या है एग्जैक्टली। तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को।
इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बता रखा है। आपको बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है और ये कैपिटल दे रखी है, जो प्रेफरेंस शेयर है वो 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है, जिसमें से 4000 का एरियर है। कितना आपको कह रहे हैं 20 रुपीज पर शेयर, 200 पे एरियर है। नीचे क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ आया है कि इनको एरियर वालों को छोड़कर, डिफॉल्टर को छोड़कर बाकी का रिडम्पशन कर दो। यानी इस क्वेश्चन में आपको जो रिडम्पशन का काम करना है वो रिडम्पशन 5000 में से केवल कितने का करना है, 4800 प्रेफरेंस शेयर्स को आपको रिडीम करना है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है। जो डिफॉल्टर्स है जब तक वो पे नहीं कर देते अपना अमाउंट, उनको रिडीम नहीं कर सकते। अपन ने पढ़ा हुआ है कि आपके शेयर्स फुली पेड अप हो तभी आप रिडम्पशन कर सकते हो। तो कह रहे हैं उनको आप रिडीम कर दो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और 10% प्रीमियम पर आप उनको रिडीम कर दो। इसके लिए कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो 80,000 पे। इन्वेस्टमेंट सेल का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में लगभग हर क्वेश्चन में पॉइंट होता है, कोई दिक्कत है नहीं। They also decided to issue sufficient number of equity share of 10 each at a premium of 1 per share, and the balance in P&L account was to be maintained at the rate of 1 lakh. कह रहे हैं P&L अकाउंट में अपने को कितने का बैलेंस मेंटेन करना है, 1 लाख रुपीस का भी यूज नहीं करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अपन ने इस पूरे चैप्टर में बाय डिफॉल्ट अजम्पशन ले रखी है, आपको लिखवाया हुआ है कि पूरा चैप्टर जो है वो इस अजम्पशन से है कि कंपनीज आर कवर्ड विद सेक्शन 133, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू यूज दिस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ ये आपको लाइन इस क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन भी लिखकर आ गया। You are required to show the entries and balance sheet of the company immediately after completion of redemption as per schedule 3rd। आपको बताना है कि आप इसकी एंट्रियां वगैरह बनाइए। तो सबसे पहले देखो इसमें इन्वेस्टमेंट को अपन सबसे पहले बेचने की, सेल करने की एंट्री बना देते हैं। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट आपके आ रहे हैं 1 लाख, कह रहे हैं 1 लाख को 80,000 में सेल कर दो। तो एंट्री बन गई बैंक डेबिट P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर अपन ने इसका एंट्री बना दिया। देखिए जरा ये रहा, इन्वेस्टमेंट को सेल करने का एंट्री बना दिया और वो एंट्री क्या आ गया, ये रहा बैंक डेबिट P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से अपन ने इसकी एंट्री को पास करके बता दिया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं अपने को। अब अपन आगे सबसे मेन पॉइंट में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करो। कितने नहीं बताया, बस ये लिखा है कि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करो प्रीमियम के ऊपर। अब वो कैसे कैलकुलेट होकर आएंगे, वो कैसे निकालें। देखो अपने पास इस क्वेश्चन में रिजर्व की अवेलेबिलिटी क्या है। रिजर्व के अंदर दो ही रिजर्व है, एक तो P&L और एक प्रीमियम। प्रीमियम उसमें से अपने लिए बेकार है, जो कहीं काम अभी आएगा नहीं। यानी वी हैविंग ओनली व्हाट P&L। तो P&L अपने पास में 3 लाख रुपीस का है। देखो समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास में P&L है 3 लाख, उसमें से लेस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी भी इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे लॉस हुआ है 20,000 का, लेस बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्डेड, बैलेंस टू बी रिटेन्ड। इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि भाई 1 लाख का P&L तो आप रखो, और इसके अलावा लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और कोई रिजर्व अपने पास है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ यूज होगा नहीं। यानी रिडम्पशन के लिए भी जो प्रीमियम चाहिए वो भी P&L से लिया जाएगा। कितने का रिडम्पशन कर रहे हैं अपन, कह रहा है कि आप 1 रुपीस के प्रीमियम पर इनको रिडीम करो। ये रहा 10% प्रीमियम पर आप इनको रिडीम करो, 10% प्रीमियम पर। तो अपने कितने प्रेफरेंस शेयर है, 4800 प्रेफरेंस शेयर का अपन रिडम्पशन कर रहे हैं, और एक कितने का है, 100 का। यानी अपने को प्रीमियम कितना चाहिए, 4800 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, 4800 इंटू 100 यानी 4,80,000 का, और इसके ऊपर प्रीमियम कितना चाहिए 10% यानी 48,000 का। तो वी नीड 48,000 ऑफ प्रीमियम। तो इसमें से 48,000 का अपन ने प्रीमियम और लेस कर दिया। देखो जरा वापस से 3 लाख का P&L है, उसमें से लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 हटा दिया, बैलेंस टू बी रिटेन 1 लाख वो भी हटा दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो रिक्वायर्ड है वो 48,000 वो भी हटा दिया। यानी अब अपने पास में P&L कितना बचा सर, P&L जो बचा है वो 3 लाख माइनस 20,000 माइनस 1 लाख
-48,000, यानी अपने पास में P&L बचा है 1,32,000 का। यानी ये P&L आप रिडम्पशन के लिए काम ले सकते हो, इससे CRR बना सकते हो। टोटल रिडम्पशन कितना करना है? टोटल रिडम्पशन करना है 4,80,000 का। उस 4,80,000 में से 132 यहां से हो जाएगा, तो बाकी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रेश इशू। बाकी के लिए फ्रेश इशू करना पड़ेगा। तो फ्रेश इशू कितना हो गया? यानी आपको 3,48,000 का ये आपको फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा, जो जिसके लिए देखो जरा क्या लिखा है इसने आपको बताया कि वो फ्रेश इशू प्रीमियम पे करना है, 1 रुपीज के प्रीमियम पे, और 3 वाला होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड कितने इशू किए जाएंगे? तो 3,48,000 अपॉन 10, यानी 34,800 इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे, जो 10 रुपीज से कैपिटल में चला जाएगा और 1 रुपीज से प्रीमियम में चला जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में पूछा जाता है कि सर इसको समझा दीजिए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके कैलकुलेशन को हम कैसे बनाएं। कैसे बनेगा? P&L 3 लाख, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 20, 1 लाख स्टिल टू बी मेंटेन, प्रीमियम रिक्वायर्ड ऑन रिडम्पशन 48, सब कुछ P&L से जाएगा, यानी P&L बचेगा 132। टोटल रिडम्पशन चाहिए अपने को 480, उसमें से 132 यहां से एडजस्ट हो गया, तो बाकी कितना बचा? 3,48,000। तो वो अपन फ्रेश इशू से करेंगे। तो ये इसकी कैलकुलेशन होकर आ गई। इसमें इसके अलावा और कोई स्पेशल पार्ट नहीं है। तो ये मैंने इसके बारे में आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। नाउ वी गो फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बिल्कुल आईसीआई का एसएम जो है उसमें जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है बिल्कुल उसी का सिमिलर है, यानी इसमें किसी तरह का कोई भी मेरे तरफ से कोई बताने वाला पार्ट नहीं है। 3 छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो राइट इशू का पहला पॉइंट, जिसमें नंबर्स जो भी आप निकालोगे उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं। उसके बाद बोनस इशू का, और उसके बाद आपको रिडम्पशन करना है। बिल्कुल एसएम का जो इलस्ट्रेशन नंबर आपको 5 दे रखा है उसी का कॉपी है, डेटा चेंज करके, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाला पॉइंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेप फंड जो इन्वेस्टमेंट होता है, दो तरह के क्वेश्चन अपन ने देखे हुए, एक तो जो इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के और दूसरे जो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के। तो इसमें इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगेन वी हैव डन अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें केवल अगेन डेटा का चेंज है, कोई स्पेशल बात है नहीं, तो इसलिए अपन इसमें कुछ भी बात अलग से नहीं करेंगे। एक स्पेशल बात मैं आपको ये कह सकता हूं कि इनका 2% ब्रोकरेज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस। कह रहा है कि उसको क्या हुआ, 2% का ब्रोकरेज लगा सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स पे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उन सब के ऊपर 2% का क्या लगा? ब्रोकरेज लगा। तो इस ब्रोकरेज के साथ इस क्वेश्चन में रेट नहीं मेंशन है। यहां पर एक ट्रिक आता है, छोटा सा पॉइंट आता है। नॉर्मली जो आईसीआई ने अपने को क्वेश्चन आंसर्स एसएम में दे रखे हैं, उनमें इन सब क्वेश्चंस में बता नहीं रखा है कि, बता रखा है क्लियर कट कि ब्रोकरेज किस पे अप्लाई होगा किस पे नहीं होगा, उसके बारे में सब कुछ आपको क्लियर दे रखा है, सब कुछ क्लियर बता रखा है। इस वाले क्वेश्चन में यहां पर लिख रखा है 2% ब्रोकरेज, तो ये कुछ नहीं लिखा। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको वीएसआई बुक में ऑलरेडी बहुत सारे दे रखे जिनमें इस तरह का साइलेंट पार्ट है। तो 2% बाय ब्रोकरेज जो लगेगा वो बाय डिफॉल्ट यहां पर ऐसे ही मान के चलता है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगता है। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब अगर आपने ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे किया तो उस पे लगा दो, अगर कम इंटरेस्ट बेसिस पे किया तो उस पे लगा दो। मतलब कम इंटरेस्ट बेसिस पे किया तो यहाँ पर एक दिमाग में बात आती है, सर पहले इंटरेस्ट लेस करके फिर ब्रोकरेज लगाएंगे क्या? नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इसको किस पे लगाना है? ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी रहेगा तो उसी के ऊपर डायरेक्टली आपको इसका ब्रोकरेज अप्लाई करके बताना है। नथिंग इज स्पेशल, इसके अलावा और कुछ स्पेशल है नहीं। और ऑलरेडी
वीएसआई बुक में भी ये पॉइंट मैंने कवर किया हुआ होता है, आपको बताया हुआ होता है। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। इंश्योरेंस क्लेम में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो जो केवल स्पेशल पॉइंट्स है जरा उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा कुछ अपन ऊपर तो नहीं पढ़ते। इस परचेज के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ आया है। क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग परचेज 40,000 विच परचेज इनवॉइस इज नॉट बीन रिसीव्ड बट फ्रॉम सप्लायर द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन। क्या कह रहा है कि 40,000 का जो परचेज है, इसमें एक परचेज भी है। ये जो टोटल परचेज दे रखी है, इसमें एक परचेज भी 40,000 का इंक्लूड है। फॉर विच परचेज इनवॉइस हैज बीन नॉट रिसीव्ड, कह रहे परचेज इनवॉइस नहीं मिला फ्रॉम द सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन। कह रहे गुड्स लेकिन गोडाउन के अंदर अपने को रिसीव हो चुका है, मिल चुका है। गुड्स ऑलरेडी अपने को मिलके बता चुका। यहां पर देखो इसने उस 3,17,000 का जो गुड्स है उसमें इसको 40 को और ऐड नहीं किया। दिस इज द स्पेशल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या है देखो ध्यान से समझो। नॉर्मली यहां पर ये इंक्लूडिंग वर्ड नहीं लिखता है, इस बार इसने यहां पर इंक्लूडिंग वर्ड लिख के बता दिया। इसका मतलब ये 40,000 इसमें इंक्लूड है। मतलब आपको वो परचेज जिस परचेज का आपको इनवॉइस मिला ही नहीं, गुड्स गोडाउन में आ गए। जनरली अपन मान के चलते हैं कि अपन ने अभी तक उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ होता, तो अपन पढ़ के आते हैं कि चलो इसको और ऐड कर दो, और ऐड कर दो। लेकिन इसके अंदर तो ऑलरेडी क्या है, वो इंक्लूडेड है। इसका मतलब नो एडजस्टमेंट। अगर ये इंक्लूडिंग वर्ड नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये इंक्लूडिंग वर्ड नहीं होता तो फिर अपन इसको ऐड करते, क्योंकि अपने पास इनवॉइस आया नहीं, इसका मतलब अपन ने अभी तक एंट्री नहीं बनाई, इसका मतलब इस परचेज में वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन वो गुड्स गोडाउन में आ गए थे, यानी वो अपने पास ही थे, वो भी डिस्ट्रॉय हुई, तो उसको अपन कॉस्ट ऑफ परचेज में बढ़ाने के लिए, उसका स्टॉक बढ़ाने के लिए आप उसको ऐड कर देते। लेकिन ऑलरेडी ये तो इंक्लूडेड है, इसका मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल for advertisement from April 19 to date of fire included in the above purchase। कह रहा है कि एक गुड्स जो क्या थी, फ्री सैंपल बांट दी, वो भी इसी में इंक्लूड है। तो क्या कर देंगे, परचेज में से उसको लेस कर दिया जाएगा। और ऑलरेडी क्या है, उसकी ये कॉस्ट है, यानी डायरेक्टली इसी वैल्यू को अपन लेस करके बता देंगे परचेज में से। ध्यान रखना होता है कि कई बार ये यहाँ कॉस्ट लिखता है, कई बार ये यहाँ पर इनवॉइस लिखता है, तो आपको फिर कॉस्ट इनवॉइस से उसको कॉस्ट में बदलना पड़ता है। यहाँ पर ऑलरेडी उसके क्या दे रखे, कॉस्ट। सेल्स एक्सक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस having sale value of 35,000 approval has been received for all the goods। again important point, थोड़ा अलग तरीके से बनाकर दिया है, थोड़ा अलग बना दिया। अप्रूवल बेसिस का पॉइंट अपन सीखते हैं कि अपन ने सेल अप्रूवल पे भेजी, तो नॉर्मली मान के चलते हैं कि यहाँ भी आपने उसकी एंट्री बना दी, वो सेल में इंक्लूडेड है। कह रहा है ये सेल में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। और कह रहा है सेल हो चुकी है, सेल में इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, लेकिन सेल हो चुकी है। तो इसका मतलब इसको सेल में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो इस 35,000 को भी सेल्स में क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, परचेज रिटर्न वेजेज इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर। सैलरी ऑफ मैनेजर, मैनेजर का सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेज में थोड़ी आता है, वो तो P&L में जाता है, यानी वेजेज में से उसको लेस कर देंगे। ये इसके स्पेशल पार्ट थे जो बीच बीच में आपको दे रखे थे, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर परचेज। हायर परचेज का क्वेश्चन दे रखा है, पार्शियल रिपोजिशन विथ, पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन है। और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अपन कर चुके हैं VSI बुक स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 11। इसके अलावा बैक क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, यानी इसमें कुछ भी मेरी तरफ से आपको बताने वाला स्पेशल पार्ट
नहीं है। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह के पार्शियल रिपोजिशन के अपने पास अवेलेबल होते हैं, यानी ऑलरेडी अपन ने इसके जैसे क्वेश्चंस आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 2 एसएम के ऑलरेडी सिमिलर तरह के क्वेश्चन है जो अपन कर चुके हैं, यानी इसमें कुछ भी स्पेशल वाला पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है। अगेन इस डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन जो है इसी तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन अपने पास ऑलरेडी एसएम के अंदर होता है, और ये स्टडी मेट में आईसीआई ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है। कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है। इसके अंदर एक पॉइंट जो पूछा जाता है स्पेशल, जिसको मैं आप लोगों को समझाता भी हूं, इसके अंदर आपको कंबाइंड ट्रेडिंग पूछा है। क्या पूछा है? कंबाइंड ट्रेडिंग। क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंबाइंड ट्रेडिंग इन पीएनएल। आपको इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उसके अलावा कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल का मतलब आपको टोटलिटी के बेसिस पे ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। तो जब आप कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो तो उसमें क्या क्या स्पेशल पॉइंट आएगा उसको मैं आपको बताता हूं, उसको आप लोग समझिएगा। कंबाइंड ट्रेडिंग इन पीएनएल, जो इलस्ट्रेशन 4 है एसएम में, उसमें कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल नहीं लिखा, वहां केवल लिखा है कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग। क्या लिखा है? कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग। उसी की जगह यहां पर पूछ लिया कि भाई आप कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ। तो कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल में क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो कंबाइंड ट्रेडिंग है, इस कंबाइंड ट्रेडिंग के अंदर अपन एक काम करेंगे, और वो कौन सा काम करेंगे कि इनमें डेटा अपन जो दिखाएंगे वो सबसे पहली बात ओवरऑल बेसिस पे दिखाएंगे। ओवरऑल बेसिस का मतलब टोटल बेसिस पे, मतलब ओपनिंग स्टॉक का टोटल, परचेज का टोटल, कैरीज इनवर्ड का टोटल, इस तरह से सेल्स का टोटल, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल, इस तरह से आपको टोटल बेसिस पे उनको दिखाना है। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स होते हैं या रिटर्न्स होते हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स और रिटर्न है, उसको यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नॉट टू डिस्क्लोज, वो यहां नहीं आएगी। जब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाते हैं तब तो वो आएगा, आपको समझाया हुआ है। लेकिन जब आप टोटल ट्रेडिंग बनाओगे, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग बनाओगे, कंबाइंड बनाओगे तो नहीं आएगा। क्या रीजन है सर उसके पीछे? उसके पीछे रीजन सिंपल सा ये है कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है जिसमें ये दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं। क्या नाम है इन डिपार्टमेंट के? डिपार्टमेंट एक्स और वाई। ये डिपार्टमेंट एक्स बना हुआ है, ये वाई बना हुआ है। तो एक्स ने गुड्स ट्रांसफर किया वाई को, तो एक्स का स्टॉक कम हो गया, वाई का बढ़ गया, यानी एक्स के क्रेडिट में वाई के डेबिट में, या यूं कहे एक्स का सेल है वाई का परचेज है, एक्स गिवर है वाई रिसीवर है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप उसको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में दिखा दोगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो ट्रांसफर हुआ, इससे ये जो ओवरऑल बिजनेस है, क्या इसके स्टॉक पे कोई इंपैक्ट पड़ा गया? जब एक्स ने वाई को गुड्स भेजी, क्या बोल रहा हूं, जब एक्स ने वाई को गुड्स भेजी, एक्स का स्टॉक कम हो गया, वाई का बढ़ गया, एक्स का कम हो गया, वाई का बढ़ गया। लेकिन क्या इसकी वजह से ये बिजनेस जो पूरा है, क्या इसके स्टॉक पे कोई इंपैक्ट आया गया? सर नहीं, इसके तो वो तो एक्स ने वाई को भेजा, बिजनेस तो एक ही है ना, बिजनेस का एंटिटीज तो पूरा एक ही है, तो इसका मतलब तो यहां पर नो इफेक्ट, यानी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको इसको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और रिटर्न को कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग में नहीं दिखाना है। उस क्वेश्चन में जो एसएम का है उसमें कंसोलिडेटेड पीएनएल नहीं पूछा,
इसलिए अपन उस क्वेश्चन के आंसर में एसएम ने क्या किया, जो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट था वो भी यहीं पर कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में जो पी&एल बनेगा, ये भी पी&एल किसके बेसिस पे बनेगा, टोटल बेसिस पे। हालांकि इसके अंदर और कोई डेटा पी&एल का है ही नहीं, और स्टॉक रिजर्व भी यहीं पर आ जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ध्यान रखनी। एसएम के आंसर में केवल क्या पूछा है, केवल पूछा है कि आप इसका बनाइए कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। इस वाले में आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पूछा है, फिर कंबाइंड ट्रेडिंग पी&एल पूछा है। तो कंबाइंड ट्रेडिंग पी&एल में से ट्रेडिंग में डेटा ओवरऑल बेसिस पे और उसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक डिपार्टमेंट का स्टॉक क्या हो जाएगा, एक डिपार्टमेंट का स्टॉक क्या हो जाएगा आपका कम, तो दूसरे का बढ़ जाएगा। लेकिन बिजनेस का स्टॉक क्या चेंज होगा क्या? नहीं सर, वो तो एज इट इज रहेगा। अगर आपको ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ यूजफुल मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो जो भी मैंने आपको बातें बताई है, देखो बिल्कुल ध्यान से, एक्स का स्टॉक कम हो गया और वाई का क्या हो गया, बढ़ गया। इन टोटलिटी कुछ हुआ गया? नहीं, टोटलिटी में कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में और इसके अलावा कुछ है नहीं बताने लायक। ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, सेम ऐसा कैसा घी ऑयल का एक क्वेश्चन। अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो एसएम का है वो ऑलरेडी अपन करते हैं। कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसलिए इसके बारे में भी कोई और एक्स्ट्रा स्पेशल बात नहीं है, तो कुछ भी स्पेशल बात अपन डिस्कस नहीं करने जा रहे। ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 7 अपन ने किया हुआ है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी आई थिंक 2 अटेम्प्ट पहले एग्जाम के अंदर डिटो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आईसीआई ने बिल्कुल ब्रांच में से पूछा भी था, तो एग्जाम में भी अभी रिसेंटली इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जो क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, उसके अंदर आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगेन अपन ने क्लास में किया हुआ होता है। ये मैंने आपको वीएसआई बुक का रेफरेंस दे रखा है कि मैंने ऑलरेडी बिल्कुल डिटो ऐसा कैसा वीएसआई बुक का क्वेश्चन नंबर 12 आपको वीएसआई बुक में करवा रखा है। उसी का ये कॉपी क्वेश्चन है, डेटा चेंज करके दे रखा है, और क्लास में ही मैंने आपको ये करवाया हुआ होता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब एप्लीकेशन ऑफ एएस के बारे में एक क्वेश्चन है, देखते हैं जरा ये किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये चैप्टर 3 यूनिट 1 जो एप्लीकेशन ऑफ एएस है उसके बारे में एक क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, देखिए इसके अंदर आपको बता रखा है, अ कंपनी विथ अ टर्नओवर ऑफ 225 करोड़ एंड बोरोविंग ऑफ 51 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 11 वांट टू अवेल द एग्जम्पशंस अवेलेबल इन अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कह रहा है कि वो चाहती है एग्जम्पशंस ले सके। कह रहा है उसकी टर्नओवर 225 करोड़ है और उसका बोरोविंग 51 करोड़ है, और वो चाहता है कि जो भी जो एग्जम्पशंस होती है किसको होती है, जो एसएमईज को होती है, एसएमसीज को होती है। यहाँ पर ये कंपनी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अपन ई एंटरप्राइज एंटिटीज नहीं बोलते, यहाँ पर बोलते हैं एसएमसीज, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। तो जो स्मॉल और मीडियम कंपनीज को जो एग्जम्पशन चाहिए होती है वो ये चाहता है कि नहीं मिल जाए हमें। तो ये अगर लेवल 1 को छोड़कर बाकी किसी लेवल में है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, अगर लेवल 1 का पार्ट है तो नहीं मिलेगा। इसका अगर टर्नओवर के बेसिस पे देखें तो 250 का क्राइटेरिया होता है टर्नओवर का, तो इसका 225 का, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 इसकी बोरोविंग जो है वो 51 करोड़ आ रही है और लिमिट है 50 करोड़ का, यानी इसके कारण ये कहां चला गया, लेवल 1 में चला गया। और लेवल 1 में जो चला गया उसको किसी तरह की कोई एग्जम्पशंस रिलैक्सेशंस नहीं होती है, यानी ये किसी तरह की कोई एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशंस अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो बोरोविंग है वो 50 करोड़ से भी एक्सीड कर रही है, उससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये लेवल 1 का पार्ट बन गया और इसका मतलब इसको एग्जम्पशंस नहीं है। 16B
क्वेश्चन नंबर 16B। देखिए क्या दे रखा है 16B में, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ ईएस क्या बता रखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्ट आर चैरिटेबल और रिलीजियस बिलीव्स that accounting standard are not applicable to it since only a small proportion of activities are business in nature comment। कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीजियस या चैरिटेबल वर्किंग कर रहा है, एनजीओ के जैसा कुछ काम कर रहा है, थोड़ा बहुत बिजनेस करता है, बहुत स्मॉल पार्ट उसका कॉमर्शियल ऑपरेशंस का होता है, तो कह रहा है कि भाई हम तो ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस तो आप कर ही रहे हो ना, तो आपके वो जो लेवल्स के क्राइटेरिया बन रहे हैं, अगर आपने उनमें से किसी भी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो तो इसका मतलब आपको ये तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि भी हम तो रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, हम तो चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत काम हम कभी कभार कॉमर्शियल भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार हम बिजनेस का काम भी कर देते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस भी कर देते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा। नाउ चैप्टर 17, जो क्वेश्चन 17 है, जो अपने ईएस के क्वेश्चन आंसर्स है, वो ईएस के अब आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ईएस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको जो यहाँ पर दिए हुए हैं, देखते हैं जरा ये किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स है, इनमें क्या किया जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले 17A दे रखा आपको, 17A सेम डिटो क्वेश्चन मैंने वीएसआई बुक में कवर किया हुआ है ऑलरेडी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सिमिलर टू क्वेश्चन 3 ऑफ वीएसआई बुक, जो वीएसआई बुक में आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। तो एक टॉपिक पढ़ा था अपने, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या टॉपिक पढ़ा था, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता। तो मैंने आपको उसका एक तरीका बताया था याद करने का, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो इन्वेंट्री अकाउंट, इसमें जो भी खर्चे आते हैं वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट होते हैं, पीएनएल में जो भी आइटम आते हैं वो इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। तो पीएनएल में क्या आते हैं, पीएनएल में आते हैं एडमिन एक्सपेंस, या जिनको ऑफिस भी बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोरोविंग कॉस्ट, क्या आते हैं, बोरोविंग कॉस्ट। इसके अलावा और क्या आता है, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, और क्या आता है, एबनॉर्मल नेचर के किसी भी तरह के कोई वेस्टेज है, कोई लॉसेज है, तो इन सब को इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं लेते। तो ये सब इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। क्या, ऑफिस के एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, बोरोविंग कॉस्ट अनलेस परमिटेड बाय ईयर 16 आप लोगों ने पढ़ा होता है, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस इट वाज मैंडेटरी टू कीप दैट असेट इन सच मैनर, और इसके अलावा अबनॉर्मल वेस्टेज और लॉसेज, इन सब को अपन बोरोविंग कॉस्ट के अंदर कवर अप नहीं करते। सॉरी, जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसमें अपन इनको कवर अप नहीं करते। इस तरह की बात आप लोगों को ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ होता है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17B, अगेन ES2 का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो एडिशनल वॉल्यूम्स मैंने बना रखे हैं उसके अंदर ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सेम डिटो क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बता रखा है कि ये इन्वेंट्रीज है, अलग अलग डेट को इस रेट से परचेज किया, ये उनमें से अपने इन्वेंट्री को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। ये इन्वेंट्री की एंड ऑफ द ईयर आपको क्या दे रखी है, इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है, एनआरवी दे रखी है। आपको अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज के बेसिस पे करना है। तो वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे, सबसे पहले इन सब इन्वेंट्री की एक एवरेज कॉस्ट निकालेंगे,
एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन टोटल ऑफ यूनिट, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जरा आंसर में आ जाते हैं। ये इन सब का इसने क्या कर दिया, टोटल अमाउंट निकाल लिया। टोटल अमाउंट ऑफ अमाउंट इज 8640 एंड नंबर ऑफ यूनिट जो ये सारी है ये मिलाकर 80 यूनिट है। तो 108 का आपका एक का एवरेज कॉस्ट आ गया, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज नहीं निकाला, सिंपल एवरेज केवल रेट्स का एवरेज होता, यहाँ पर वेटेड एवरेज के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया। अब 108 की तो कॉस्टिंग आ गई। अपने पास कितनी यूनिट क्लोजिंग बची हुई है? तो अपने पास में देखो टोटल 80 यूनिट था। 80 यूनिट में से अपन ने अलग अलग टाइम पे, ये टोटल मिलाकर 80 यूनिट है, और अपन ने इनमें से इश्यू कितनी कर दी? इश्यू कर दी अलग अलग टाइम पे 60, यानी क्लोजिंग स्टॉक अपने पास 20 यूनिट का है। तो इन 20 यूनिट की एक तो क्या चेक करेंगे, कॉस्ट, और दूसरा क्या चेक करेंगे, इनकी एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट यहाँ पर अपने अभी अभी निकाला था कि कॉस्ट आ रहा है सर 108, यानी 20 इंटू 108, 108 इंटू 20। दूसरा इनका एनआरवी कैसे निकालेंगे? तो एनआरवी के लिए देखो इसने दिखाया 107.75, यानी 107.75 इंटू 20। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, देखते हैं जरा कितना आएगा। 108 इंटू 20, 2160, 107.75 into 20, it is 2155, whichever is lower, whichever is lower, यानी 2155 पे उसको डिस्क्लोज करके बताएंगे, ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, जो बताई जा रही है आपको तो वो समझ में आ रही है। एक और छोटा सा क्वेश्चन AS2 का ही अगेन और डाला गया, AS2 पे अच्छा खासा जोर दिया इन्होंने, और 3 क्वेश्चंस अकेले AS2 के आपको यहाँ पर कवर करके दे रखे, AS2 के बता रखे कि AS2 के बता दीजिए। कह रहा है इसके अंदर कि रोहन प्राइवेट लिमिटेड है होलसेलर्स in agriculture product has valued inventory on NRV on the ground that AS2 does not applied on inventory of agriculture product। कह रहा है AS2 है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए उसने AS2 को फॉलो नहीं करते हुए डायरेक्टली इन्वेंट्रीज को NRV पे दिखा दिया, नेट रिलायजेबल वैल्यू पे दिखा दिया। आपको इसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करके बताना है कैसे होगा। तो देखो ध्यान से सुनना, दो है, एक तो है प्रोड्यूसर, मतलब जो इन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बनाता है, उसके ऊपर तो AS2 अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाइड, उसके ऊपर तो AS2 अप्लाई नहीं होता। और एक है जो ट्रेडर होते हैं, क्या होते हैं जो ट्रेडर, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीदने बेचने का। ये कौन है? देखो कह रहा है होलसेलर, मतलब ये तो कौन सा है, ट्रेडर है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदने बेचने का काम करता है, तो उसके ऊपर तो ये अप्लाई होता है। यानी इसने AS2 को अप्लाई नहीं करके गुना किया है, गुना से भी बड़ा गुना, 1000 गुना 100 गुना किया है, अल्टीमेटली ये गुना है। मतलब ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था, और इन्वेंट्री के AS2 को फॉलो करते हुए उसके नॉर्म्स को और कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर पे इसको दिखाना चाहिए। 18A 18A पीपी के लिए AS10 के लिए आपको दे रखा है, कुछ इसमें कॉस्ट आपको बता रखी है, और आपको पूछा है कि इसमें से पीपी की कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आई थिंक आपको सबको ही मालूम होएगा, चलो खुद बताने की ट्राई करें। सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटीज पेड, मतलब टैक्सेस पे की है, इंपोर्ट ड्यूटी हो कुछ भी हो, टैक्सेस पे की है। रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल लिखा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट अपन मान के चलेंगे कॉस्ट में आएगा, मतलब ये नॉन रिफंडेबल है। अगर रिफंडेबल बोल देता तो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। शिपिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फॉर टेकिंग मशीनरी टू फैक्ट्री, कह रहे शिपिंग कॉस्ट, फैक्ट्री में लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ये सब जिसको बोलते हैं अपन इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट होता है। इंश्योरेंस ऑफ शिपिंग, उसी का इंश्योरेंस करवा रखा है तो ये भी कॉस्ट का पार्ट आएगा। इनॉग्रेशनल एक्सपेंस नहीं आएगा,
याद है आपको बताया गया है, एक लाइन है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड न्यू फैसिलिटी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड न्यू फैसिलिटी, एक न्यू फैसिलिटी को ओपन करने का जो कॉस्ट है वो पीपी की कॉस्ट में नहीं आता। उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था इनॉग्रेशन एक्सपेंस, तो ये इनॉग्रेशन एक्सपेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। प्रोफेशनल फी चार्ज बाय कंसल्टिंग इंजीनियर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोसेस, बिल्कुल कॉस्ट का पार्ट है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो कंसल्टेंसी फी है उसी पीपी के कनेक्शन में, जो उसको रेडी टू यूज बनाने तक के लिए आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन इन जर्नल ओवरहेड, ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट का पार्ट होता है। तो ये कॉस्ट में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, उसके बारे में दोस्तों बात हो गया कि क्या क्या कवर करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। यस 11 का क्वेश्चन है। अगेन एसएम के अंदर ऐसा ही एक क्वेश्चन आईसीआई ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है दोस्तों। स्टडी मेट में सिमिलर क्वेश्चन आपको डाल के दे रखा है। बस एक छोटा सा उसमें चेंज किया गया है। ये देखिए क्या क्वेश्चन अपने को दे रखा है। बोरोविंग कॉस्ट का, जो अपन बोरोविंग करते हैं उसी से रिलेटिंग एएस 11 का इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक क्वेश्चन बनाकर आपको दे रखा है। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का, तो ये अल्टीमेटली किस तरह का क्वेश्चन है, क्या है, उसके बारे में जरा अपन बात करते हैं। कुमार लिमिटेड बोरोड $3 लाख on 31st of December 20, which repaid on June 21. कुमार प्रिपेयर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑन मार्च, कह रहा है मार्च में कट ऑफ आता है ईयर का। दिसंबर एंड में उसने क्या किया, एक बोरोविंग किया जो वो जून में पे करेगा, 6 मंथ के बाद पे कर देगा। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, यानी वो जो अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, वो जो अपन ने पढ़ा था कि अलग से एक अमेंडमेंट है, पैरा नंबर जो आपको बताए गए थे 46, तो उसका वो जो अमेंडमेंट है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टर्म बोरोविंग। उसके बारे में अब आपको डिटेल दे रखी है। द रेट ऑन एक्सचेंज ऑन डिफरेंट पीरियड, ये आपको रेट दे रखा है जब लोन लिया तब ईयर एंड पे और जब रीपे हुआ। तो आपको इसकी एंट्री बनाना है सिंपल, पहले लोन लेने वाली डेट के बेसिस पे करेंगे, फिर बीच में ईयर का एंड आ जाएगा तो उसको क्लोजिंग रेट से दिखाएंगे, फिर क्लोजिंग रेट से लेकर और फिर यहाँ तक का चेंज निकाल लेंगे। इस तरह से अपन इसको करते जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें अब नई लाइन ये ऐड कर दिया कि सपोज उसने पेमेंट 28 फेब को ही कर दिया होता और उस टाइम रेट 44.2 होती तो क्या होता, मतलब करंट ईयर में ही वापस रीपे कर देते। तो बहुत आसान है, इस वाले के हिसाब से अपन ने उसको 44.2 ईयर में 2 में करंट ईयर में पे कर दिया, तो फिर यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे इनिशियल और यहाँ पर अपन उसका पेमेंट कर देंगे, बस इसका एफईडी निकाल कर पीएनएल में ले जाएंगे। और इधर वाले पार्ट में नॉर्मल वाले आंसर में अपन पहले इनिशियल करेंगे, फिर यहाँ क्लोजिंग रेट, फिर पेमेंट, यहाँ तक के बीच का हर बार एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई स्पेशल बात है नहीं। ईयर्स 12 का गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन। एसएम के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 7 है एंड नथिंग इज स्पेशल अगेन, इसमें कोई स्पेशल बात है नहीं, आसानी से आप इसको कर सकते हो, तो इसमें कोई स्पेशल वाला पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन दे रखा है। ES 13 की एप्लीकेशन के लिए आपको एक क्वेश्चन बनाकर दे रखा है। ये किस तरह का क्वेश्चन है देखिए जरा। JVR Limited has made investment of 97.84 crore in equity shares of QSR Limited in 16-17. The investment has been made at par. QSR Limited has been continuing losses for the last 2 years. JVR Limited is
willing to reassess the carrying amount of his investment in QSR and wish to provide diminution in value of investment for the year ended March 21. Discuss whether the connection of JVR Limited to bring down the carrying value of investment. आपको ने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है 97.84 करोड़ का। कहां कर रखा है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है QSR लिमिटेड की कंपनी में। अब उस कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें लगातार बार लॉस होते जा रहे हैं। लॉस होते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस इन्वेस्टमेंट की वर्थ भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डाउन। तो अपन चाहते हैं करंट ईयर में कि इसका वैल्यू जो डाउन होता जा रहा है लगातार, इसकी जो NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जो इसकी फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो धीरे धीरे अब क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है। तो अपन चाहते हैं कि ये जो डिफरेंस है इसको क्या करें? ये जो डिफरेंस है इसको लॉस बुक कर लें। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है तब तो करना ही करना होता है, क्योंकि अपन उसको कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखाते हैं। इसने बोला है क्या देखो कि ये करंट है या नॉन करंट, ऐसा कुछ बताया नहीं। तो करंट इन्वेस्टमेंट है तब तो अपन उसको वैसे ही लोअर पे दिखाते हैं। अगर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप अगर उसकी वैल्यू में परमानेंट नेचर का डाउनफॉल होता है, जिसको बोलते हैं अदर देन टेम्पररी नेचर, कौन सा? अदर देन टेम्पररी, तो वो आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि ये परमानेंट नेचर का है और ये अदर देन टेम्पररी लॉस हुआ है तो आपको इसको जरूर राइट ऑफ करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट नॉन करंट है तो भी, और करंट इन्वेस्टमेंट है तो करना ही करना चाहिए आपको। आगे जाकर अगर वैल्यू वापस अप हो जाती है तो जितना आपने पास्ट में उसको डाउन किया था उतने से वापस आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब उसको वापस इंक्रीज कर सकते हो। ये भी इसके अंदर प्रोविजन होता है। तो दिस इज अबाउट AS 13 का ये जो क्वेश्चन डाला गया था उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया है। AS 16 बोरोविंग कॉस्ट, दो क्वेश्चन डाले गए हैं। बोरोविंग कॉस्ट के बारे में दो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, 20A और 20B। 20A और 20B दो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? देखिए बोरोविंग कॉस्ट के बारे में। पहला, एंटरप्राइज हैज कंस्ट्रक्टेड अ कॉम्प्लेक्स piece of equipment qualifying asset that is to be installed in production line of a manufacturing plant. The equipment has been constructed over a period of 15 months. However, on installation, certain calibrations are required to be achieved the desired level of production before it's finally commissioned. This process is expected to approximately 2 months, during which test run will made. Should the borrowing cost attributed to 2 months कैन बी कैपिटलाइज्ड। ये क्या कह रहा है? देखो ध्यान से सुनना। ये अपन ने एक प्लांट एंड मशीनरी यहां पर क्या कर लिया, अपन ने इस प्लांट एंड मशीनरी को कंस्ट्रक्ट कर लिया, बना लिया। बनाने में 15 मंथ लगे। अब अभी भी अपने को 2 मंथ्स इसके अंदर और लगेंगे। 2 मंथ्स किस चीज के लिए लगेंगे? इस प्लांट एंड मशीनरी की टेस्टिंग एंड ट्रायल के लिए। ट्रायल रन, टेस्टिंग एंड ट्रायल रन, तो उस टेस्टिंग एंड ट्रायल रन के लिए अभी भी 2 मंथ लगेंगे। उसके बाद ही आप इसको अल्टीमेटली कॉमर्शियली ऑपरेट करोगे। तो ये जो 2 मंथ का पीरियड है इसके दौरान जो आपकी बोरोविंग कॉस्ट आएगा तो उसका क्या होगा? तो अगर वो असेट पहले से ही रेडी टू यूज है तब तो आप इसको P&L में लेके जाओगे, और अगर वो ऑलरेडी रेडी टू यूज नहीं है, मतलब रेडी टू यूज अभी बनेगी, उसको जिस वे में अपन यूज करना चाहते हैं, जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं वो अब जाकर बनेगा, तो आप इसको कैपिटलाइज करोगे। बिल्कुल टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रहा है, इसका मतलब अभी तक रेडी टू यूज नहीं है। जिस वे में आप कॉमर्शियली उसको यूज करना चाहते हो, ऑपरेट करना चाहते हो, वो अभी तैयार नहीं है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा?
कैपिटलाइज करना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज। तो दोस्तों आपको इसको कैपिटलाइज करके बताना पड़ेगा। इधर आते एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ये क्वेश्चन और क्या दिया है, एक और क्वेश्चन जो बताया है, देखिए क्या बताया, शुड कैपिटलाइजेशन क्या कहा, शुड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट बी कंटिन्यूड व्हेन क्वालिफाइंग असेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बट मार्केटिंग एक्टिविटी टू सेल द असेट आर स्टिल इन प्रोसेस। असेट क्या हो चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, कंस्ट्रक्ट यहां तक हो चुकी, अब अपन उसकी क्या करने जा रहे हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, मार्केटिंग ये अभी पेंडिंग है। तो ये जो पीरियड है इसके दौरान जो बोरोविंग कॉस्ट आएगा, यहां पर जो बोरोविंग कॉस्ट आएगा, क्या उस बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का है या नहीं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो बोरोविंग कॉस्ट आएगा, ये बोरोविंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, नो कैपिटलाइजेशन। मार्केटिंग एक्टिविटी, क्या उस असेट को क्या जिस वे में आप बेचना चाहते थे, जिस वे में आप उसको यूज करना चाहते थे, क्या उस वे में बनाने के लिए की जा रही है या नहीं, वो तो अब आपको उसको बेचने का मार्केटिंग प्रोसीजर करना है, यानी कि वो रेडी टू यूज या रेडी टू सेल बनाने के लिए नहीं हो रहा है, पहले ही हो चुकी है, यानी कि आप इसको कैपिटलाइज नहीं करोगे, आप इसको कहां लेके जाओगे, पी एंड एल में लेके जाओगे। तो यू नीड टू ट्रांसफर इट टू पी एंड एल अकाउंट, तो आपको इसको पी एंड एल अकाउंट में लेकर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट में लेकर। दैट्स ऑल, हो गया। बीच में आई थिंक एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, जो अगेन कोई खास नहीं है, चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन है। ये रहा, यस, ये स्किप हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है चैप्टर नंबर 2 का, जो 5 मार्क का हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, या थ्योरी का आ सकता है या प्रैक्टिकल आ सकता है, दोनों में से किसी भी का भी आ सकता है। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी के 2 क्वेश्चंस है अपने पास है सब में, जिसके अंदर इसने बोला है कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है या है, तो उससे पी&एल और बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा, तो इसने उसी का एक पार्ट विदाउट गोइंग कंसर्न का ये आपको बनाकर दे रखा है। तो कोई स्पेशल पार्ट इसके अंदर है नहीं, आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी ध्यान रखना है, अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं हो, नॉट गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में आप अपनी जो बैलेंस शीट बनाते हो, ये मानते हुए बनाते हो कि आज लिक्विडेशन हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, जो असेट्स बैलेंस शीट में दिखाओगे, वो असेट बुक वैल्यू पे नहीं दिखाओगे, वो क्या दिखाओगे, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, आपको उसको दिखाना है एक्सपेक्टेड टू रियलाइज पे। आपको ये बताना है कि वो कितना एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, उस पे दिखाना है। जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितनी भी क्या है लाइबिलिटीज है, उन लाइबिलिटीज को आप क्या करोगे, दिखाओगे एक्सपेक्टेड टू सेटल, जितने में उनका सेटलमेंट होना है उतने पे आप उनको डिस्क्लोज करके बताओगे। असेट्स को कितने पे दिखाओगे, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, जितना उनसे पैसा मिलेगा। लायबिलिटी कितने पे दिखाओगे, एक्सपेक्टेड टू सेटल, जितना आपको उनसे पेमेंट होगा। तो इस तरीके से आप असेट और लायबिलिटी को दिखाकर और उसके हिसाब से जो भी डिफरेंस पी&एल में बुक करके और आप पी&एल और बैलेंस शीट बनाते हो विदाउट गोइंग कंसर्न, जो अपनी की एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है कि बिजनेस अपना चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको खुद ही लगता है कि नहीं बिजनेस तो नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, तो फिर आप लिक्विडेशन करो, यानी कि आप असेट को जितना रियलाइज होगा उस पे दिखाओ और लायबिलिटी को फिर जितना पे ऑफ होगा उसके बेसिस पे दिखाओ, कोई भी डेफरमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पे आपको उसको बनाना पड़ता है। सो दिस इज ऑल
अबाउट दी आरटीपी का जितना भी पार्ट था वो सारा ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है आरटीपी को कवर करना, बड़ा पार्ट होता है, इतने सारे हर चैप्टर के एक एक दो क्वेश्चंस। तो मैंने ट्राई किया है दोस्तों कि आप लोगों के लिए एक यूजफुल क्लास बनाकर आपको उसको प्रेजेंट किया जा सके, आपके लिए यूजफुल हो। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये जो चैप्टर है ये जो आरटीपी का डिस्कशन था ये यूजफुल रहेगा। आप लोगों को इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी आरटीपी के रिगार्डिंग वो आपकी रिजॉल्व हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप लोग इसको अपनी तरफ से शेयर करें, लाइक करें, और जो वीएसआई का जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों उसको आप लोग बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपको जो भी नए वीडियोस वगैरह आते हैं वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दी माय साइड, थैंक यू सो मच। आगे अपन और एक नए वीडियो के साथ जो भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग रहता है उसके साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।